हाँ जी, नमस्कार। शुरू किया जाए। शिष्य की पात्रता ही शिष्य की पात्रता ही गुरु के लिए अवसर है। शिष्य की पात्रता नहीं है या कम है तो गुरु के लिए अवसर भी नहीं है या कम है। इसीलिए पहले जो है एक समय में शिष्य की पात्रता बढ़ाने के लिए बहुत काम करते थे। जैसे एक सन्यासी के पास किसी महात्मा के पास दो लोग गए और बोले मुझे भी साधना करनी है। तो महात्मा जी बोले अच्छा साधना करनी है? बोले हाँ। बोले बताइए क्या करना है? तो बोले अभी तो वो जो पहाड़ी के ऊपर वो खंडहर सा दिख रहा है ना, उसको जाके गिरा के आ जाओ। तो दोनों लोग गए और उसको गिराने में लग गए। 2-3 दिन लगा, गिरा के आए। बोले महाराज जी हमने उसको गिरा दिया। देखे? बोले हाँ गिरा तो दिया। बोले बताइए अब क्या करना है? बोले अब ऐसा करो उसको फिर से जैसा था वैसा करके आ जाओ। अब इनको अटपटा तो लगा, लेकिन गुरु मान चुके थे। तो गए तो फिर जैसा था वैसा फिर खंडहर को किया। धीरे धीरे 15 दिन 10 दिन जितना दिन लगा होगा। आए फिर पसीना पोंछते, बोले गुरु जी देखिए हमने वो कर दिया। बोले हाँ बहुत अच्छा। बोले अब क्या करना है? बोले उसको फिर से गिरा के आओ। अब इसमें से एक भाग गया। एक गुरु नहीं है, कुछ संकी टाइप आदमी है, हम तो यहाँ नहीं कुछ करेंगे। दूसरे गए, फिर वो अपना फिर जैसा था वैसा फिर गिरा दिए। फिर बोले फिर आप क्या करें गुरु जी? बोले फिर बना के आओ। ऐसा 6-7 बार किए और शिष्य आता था मुस्कुराता हुआ, कहता था गुरु जी हमने गिरा दिया। हाँ गिरा दिया, अच्छा। बोला गुरु जी फिर से बना दो? बोले हाँ फिर से बना। फिर मुस्कुराता हुआ जाता था, फिर से बनाया। गुरु जी बोले अब तुम साधना कर सकते हो, तुम्हारी पात्रता हो गई। क्योंकि साधना विधि में धैर्य बहुत जरूरी चीज होता है। धैर्य बहुत जरूरी होता है। आइंस्टीन के बारे में आता था ना कि वो किसी प्रयोग को कर रहे थे और बहुत साल लगा दिए थे और उनकी बिल्ली ने जंप मार के सब गिरा दिया। अब सोचिए इतने साल की मेहनत, तो वो तो बिल्ली को जान ले लेते या तो साधना छोड़ देते, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। तो बोले साधना में कई बार ऐसा अवसर आएगा जबकि आप एकदम से थक जाओगे, मन करेगा अब नहीं करना है, आप फिर आपको साधना आपसे हो नहीं सकती, भाग जाएगी। इसलिए पात्रता विकास किया गुरु ने। तो फिर जिसको पहचान लिया उसको कहा हाँ अब आप साधना कर सकते। तो यहाँ तो ऐसा नहीं कराया जाएगा। बाबा जी ने ऐसा कहा भी नहीं है, लेकिन शिष्य की पात्रता जो है वही गुरु के लिए अवसर है। शिष्य की पात्रता ही गुरु के लिए अवसर है। शिष्य की पात्रता भी किस रूप में है? तो जिज्ञासा के रूप में ही है। समझने, सीखने, करने, जीने की इच्छा की प्रवृत्ति जिज्ञासा की प्रस्तुति। ऐसे जिज्ञासु को शिष्य या विद्यार्थी कहा जाता है और उन्हें संबोधन भी किया जाता है। तो जिज्ञासा होना, पात्रता होना ये बहुत जरूरी है। अब जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू में जब रिफ्रेश मतलब नया बैच आया था तो उनका इंट्रोडक्शन हो रहा था। उसमें सोम भाई एक बार उनके उसमें भी गए थे, दीक्षांत में भी गए, तो उसका वीडियो भी होगा। तो इंट्रोडक्शन का बताते हैं कि बच्चों से पूछा कि आप में से कितने लोग अपनी इच्छा से आईआईटी में आए हैं? अपनी इच्छा थी आईआईटी में आने की। तो केवल 40% बच्चों ने हाथ उठाया कि मेरी इच्छा थी। बाकी सब मम्मी पापा फूफा मामा इनके उनके कहने से आए। मैंने अपनी जिज्ञासा थी नहीं, अपनी पात्रता ही नहीं थी, मन ही नहीं था। तो मुझसे एक व्यक्ति ने चर्चा किया कि कोटा जो है सुसाइडल हब बन गया है, वहां से बहुत सारे बच्चे हर साल सुसाइड करते हैं। हमने कहा उससे मुझे बहुत पीड़ा नहीं होती है। बोले अरे आपको उससे पीड़ा नहीं होती है? हमने कहा बिल्कुल नहीं होती है,
क्योंकि वो कोई लक्ष्य लेके गए थे कि हमको IITian होना है, नहीं हो पाए सुसाइड कर लिए। उससे मुझे उतनी पीड़ा नहीं होती है, मुझे पीड़ा उनसे तब होती है जो IIT में जाकर के सुसाइड करते हैं, तब ज्यादा सोचना बनता है। इनको तो IIT मिला नहीं, IIT के लिए गए थे इसलिए सुसाइड कर लिए, लेकिन IIT में जाकर के भी 5% बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। पीयर प्रेशर, कंपटीशन, नंबर कम आ गया, ये हो गया, गर्लफ्रेंड नहीं मिली, कम मिली, बहुत सारे ऐसे मामले, बहुत सारे ऐसे मामले। ब्रेकअप हो गया, उससे निराश होकर सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में चले गए। तो मैंने कहा कि मुझे तो चिंता उनकी होती है कि IIT में जाने के बाद सुसाइड करते हैं। इसका मतलब IIT कोई लक्ष्य नहीं था, इनका तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ इसलिए कर लिए, IIT का लक्ष्य लेकर, लेकिन उनको तो IIT मिल गई थी ना, वहां जाकर सुसाइड कर लिया। इसका मतलब यह है कि हम ढूंढ रहे हैं, हमको खुद ही पता नहीं हम ढूंढ क्या रहे हैं। इसलिए बोला कि शिष्य में पात्रता का होना जरूरी है। मिनिमम पात्रता है जिज्ञासा, सीखने की, करने की, समझने की जिज्ञासा, यही उसकी पात्रता है। अगर पात्रता नहीं है तो फिर गुरु को पहले पात्रता विकास करना पड़ता है। जब आप मानव मूल्य देखेंगे तो उसमें आता है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। उसमें धीरता, वीरता, उदारता और दया को मानव मूल्य कहा है, और धीरता, वीरता, उदारता, दया के साथ कृपा भी करे उसको देव मानव का मूल्य कहा गया। दया का मतलब पात्रता है, वस्तु प्रदान करना है। जैसे आपका मन है समझने का और कोई समझने के लिए उपलब्ध हो गया, ये दया है। आपकी पात्रता ही नहीं है और वस्तु उपलब्ध है, सूचना आई है, अध्ययन बिंदु शिविर होना है, हमारा मन नहीं, हमारी पात्रता ही नहीं, तो नहीं आए या रजिस्ट्रेशन करा लिए, फिर मन के छोड़ो यार कोई बात नहीं जाए, नहीं आए, यानी पात्रता नहीं है। तो फिर पात्रता विकास करना कठिन काम, ये आचरण से ही होता है, ये भाषण से नहीं होता पात्रता विकास। इसलिए बोला ये देव मानव का विषय है। फिर कोई ऐसा है जिसकी न पात्रता है न वस्तु ही वहां उपलब्ध है। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां अध्ययन की वस्तु भी उपलब्ध नहीं है और व्यक्तियों में पात्रता भी नहीं है, तो वहां तो डिवाइन काम करना पड़ेगा, दिव्य, वहां दिव्यता की जरूरत होगी, तो दिव्य मानव का विषय। इसीलिए गुरु किसको बोला? गुरु का तात्पर्य प्रामाणिकता पूर्ण व्यक्ति का संबोधन, व्यक्ति का प्रामाणिकता पूर्ण जो व्यक्ति है उसके लिए संबोधन गुरु का है, जो दया, कृपा, करुणा तीनों ही जिसमें हो उसको गुरु बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं अभी आदरणीय नागराज जी ही गुरु है, हम सभी गुरु भाई, गुरु बहन, हम सभी, क्योंकि गुरु पद में पहुंचे नहीं। अब अभी आपस में क्या है, तो अपने से कोई श्रेष्ठ है उसको पहचानना है, बस इतना। आप यहाँ 40 लोग बैठे हैं, इसमें भी आप, जैसे हम लोग अध्ययन में एक्टिविटी भी कराते हैं, जब अध्ययन जैसे हापुड़ में चल रहा 3 महीने, जब 1-2 महीना बीत जाएगा, सब एक दूसरे को जान लेंगे नाम से भी, तब हम लोग पर्ची देते हैं सबको और बोलते हैं आप जिन जिन को अपने से श्रेष्ठ इस सभा में पा रहे हैं उनका नाम लिखिए। देखा जाए श्रेष्ठता पहचानने की हमारी कोई ताकत भी आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अभी मानव श्रेष्ठता को पहचान ही नहीं पाता, पहचानता तो स्वीकार ही नहीं पाता है, बोलता अच्छा ये हमको बताएगा, तो हम श्रेष्ठता को पहचान नहीं पाते। हम श्रेष्ठता को आयु के अनुसार, बहुत से जगहों पर लोग हम लोगों को देख करके हम लोग के कपड़े देख के सुनना नहीं चाहते, अच्छा ये क्या ज्ञान की बात करेंगे, चाय कॉफी पीने वाले। तो श्रेष्ठता को कम से कम हम पहचानने लग जाए, तो अभी हम आपस में क्या पहचान करते हैं, तो अभी गुरु शिष्य नहीं है। अभी परम पूछ रहे थे आप गुरु है कि नहीं है, नहीं है, आप हमको कहीं अपने से श्रेष्ठ पा रहे होंगे, बस इतना। अंतिम बिंदु तक मैं नहीं पहुंचा हूं, इसलिए गुरु नहीं हूं, गुरु पद को पाने के लिए। इसलिए बोलते हैं गुरु आदरणीय नागराज जी है, जो कि वांग्मय के रूप में उपलब्ध है हमारे बीच।
तो पात्रता भी विकसित करना पड़ता है। अब देखते हैं पति पत्नी संबंध। भैया इसमें भी अगर ये होता है कि अगर परंपरा नहीं बनती फिर तो वापस टीका भी प्रमाण बन जाएगा। हाँ तो बन जाएगा, फिर नहीं फिर कोई अनुसंधान करेगा, फिर इसका मतलब इससे जो कहा गया वो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब यही होगा कि कहा गया है कि अध्ययन बिंदु से अध्ययन विधि से प्रमाणित हो सकते हैं, नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये विधि ठीक नहीं है, तो फिर नया अनुसंधान होगा। क्योंकि बाबा ने अध्ययन विधि से अनुभव किया था, इसलिए बाबा ने कहा अध्ययन विधि से अनुभव होता है। उन्होंने कहा मैंने अस्तित्व में अनुभव अध्ययन किया क्योंकि मेरे सामने अध्ययन की वस्तु नहीं थी, आपको मैंने अध्ययन की वस्तु दे दी। तो वस्तु में अधूरापन नहीं है, हमारे ही ओरिएंटेशन में, हमारे ही समय देने में, हमारे ही ध्यान में अधूरापन। अगर नहीं होगा हमारे इस अधूरेपन के कारण तो कुछ सालों के बाद 150 साल के बाद लोग मान लेंगे इससे भी कुछ नहीं होता, फिर कोई नई विधा निकालेंगे, क्योंकि आदमी तो ज्ञान की तलाश में है। लेकिन नए की तो जरूरत नहीं है ना, प्रमाणित हम नहीं हो पाए, ये हमको पता चलेगा तब तो। लेकिन हमको अगर कोई हुआ नहीं तो हमको लगेगा कि विधि में ही दोष है, वस्तु भी पूरी नहीं है। विधि देखिए क्या होता है, या तो वस्तु पूरी नहीं है, वांग्मय ही पूरा नहीं है, या तो जो विधि बताई गई वो विधि ठीक नहीं है। तो अगर नहीं हो रहे हैं मल्टीप्लाई तो अभी तो बहुत कम है, अभी तो ये बच्चा है बिल्कुल धर्म, ये दर्शन 20 साल का 22 साल का बच्चा है। दर्शन के लिए 20-22 साल शैशवावस्था ही कहलाती है। ठीक है, सैकड़ों साल बाद कोई दर्शन लोकप्रिय होता है, प्रणेता के जाने के बाद, प्रणेता के जाने के सैकड़ों साल बाद कोई दर्शन लोकप्रिय होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे बुद्ध, मतलब बुद्ध के रहते हुए बुद्ध कितना फैला और बुद्ध के जाने के 100 साल बाद बुद्ध धर्म कितना फैला। तो अभी शैशवावस्था में, मान लीजिए युवावस्था में निकल गई और प्रौढ़ावस्था में निकल गई, कोई प्रमाणित नहीं हुआ तो मान लेंगे वस्तु पूरी नहीं, ऐसा स्वीकार किया जाएगा, या इसकी विधि ठीक नहीं है तो फिर कोई नई विधि की तलाश करेंगे। लेकिन अभी तो हमको लग रहा है वस्तु पूरी है, विधि ठीक है। तो अभी अगर लगता है, जैसे मैं जिनको श्रेष्ठ आज से 20 साल पहले देखा था वो वहां से काफी आगे बढ़ चुके हैं। मैं 16 साल पहले सोमबाई का शिविर किया था और अब मैं सोमबाई को देखता हूँ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साधन भाई को देखता हूँ बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मतलब जिनको मैं देख पाता हूँ। योगेश भाई भयंकर आवेश में रहा करते थे जब हमें अध्ययन कराते थे, एनजीओ में काम किए थे, बहुत सारा ऐसे अभियान में लगे थे, तो आए थे तो पूरा आवेश। लेकिन धीरे 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 तो कुल मिला करके मैं जिसको श्रेष्ठ पा रहा हूँ उसको देख रहा हूँ गुणात्मक बदलाव हो रहा है, और उसी भरोसे से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो श्रेष्ठता को पहचान पाना ये बड़ी ताकत है। अपनी श्रेष्ठता, अपना स्व मूल्यांकन करते रहना, श्रेष्ठता को पहचान करना। श्रेष्ठता को पहचान पाएंगे तो ठीक है, नहीं पहचान पाते हैं तो हम फिर किसके सहारे बढ़ेंगे। भैया जो जैन दर्शन आया, बौद्ध दर्शन आया, उसमें समयांतर जाते जाते डाइल्यूशन हो गया कहने वाले और समझने वाले में, तो क्योंकि प्रमाण नहीं आया, तो प्रमाण तो हमारी ओर से नहीं आया ना, उसका भी बिल्कुल। अगर अब से भी आ जाएगा तो ठीक है, किसी भी दर्शन किसी भी विधि से। मेन चीज है प्रमाण, मल्टीप्लाई होना। प्रमाण मतलब मल्टीप्लाई होना, एक से अनेक होना। एक से अनेक हो रहे हैं तो ठीक है। जैसे आदर्शवाद में दिक्कत ये थी, जैसे आस्तिक और नास्तिक दर्शन अगर देखेंगे, एक शुरू में जो शब्द आया तो आस्तिक नास्तिक को, तो जो वेद को मानते थे वो आस्तिक थे, जो वेद को नहीं मानते थे वो नास्तिक थे, ऐसा नामकरण हुआ था। तो उस हिसाब से जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक कहला दिए गए। ठीक, बाद में फिर थोड़ा सा बदलाव हुआ उसमें आस्तिक नास्तिक की परिभाषा में। फिर ये हुआ कि जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक है, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते वो नास्तिक। फिर उसमें बदलाव हुआ, इसमें कुछ दर्शन शामिल हो गए, जो ईश्वर को मानते थे वो नास्तिक आस्तिक में आ गए। फिर अभी भी बौद्ध जैन छूट रहे थे, ईश्वर को सत्ता को नहीं माना जाता। फिर साथ कैसे चलेंगे, विरोध न हो जाए, तो फिर नया आया आस्तिक नास्तिक की परिभाषा कि जो लोग इहलोक और परलोक को भी मानते हैं वो आस्तिक है। मतलब ये लोक है, इसके अलावा कोई परलोक भी है, ये जो मानते हैं वो आस्तिक है।
जो लोग केवल इस लोक को ही मानते हैं, परलोक को नहीं मानते, वो नास्तिक है। तो उस परिभाषा में बौद्ध और जैन भी आस्तिक में आ गए। ये लोग परलोक तो माना ही जाता है। फिर ये कम्युनिज्म और ये सारी चीजें जो है नास्तिक में आ गई। तो ऐसे करके बहुत सारा बात हो सकता है आगे कुछ और बदले। जैसे जड़ की भी परिभाषा बदले। जड़ मतलब क्रिया शून्य, जहां क्रिया है नहीं है उसको बोलते हैं जड़। बाद में पता चला क्रिया में तो कुछ है ही नहीं, परमाणु में क्रिया है। तब फिर बोला कि नहीं, जड़ वो है जो सोचता विचारता नहीं है। जो सोचता विचारता है वो जड़ नहीं है। जड़ वो है जो सोचता विचारता नहीं है। ऐसे परिभाषाएं बदलती रहती। तो वैसे ही हम देखेंगे कि अगर इसका भी कोई मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ठीक है। मतलब मेरे जैसे व्यक्ति का तो भरोसा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि वस्तु पूरी है। वस्तु पूरी है और वस्तु के लिए कहीं आपको गुफा और कोने में नहीं जाना है। ये शिक्षा की विधि है, अध्ययन पूर्वक करना है। आदर्शवाद में दिक्कत क्या होगा कि आपको कोई मतलब आइसोलेट होना जरूरी होता है। बौद्ध में भी क्या है, विहार में जाना पड़ता है। घर में रह के आप नहीं कैवल्य को, इसको निर्वाण को प्राप्त कर। कैवल्य तो जन्म है। बौद्ध में मतलब घर में रह के आप निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकते, आपको विहार में रहना होगा, ऐसा कह के गए। हालांकि अब विहार तो बचे नहीं है मतलब, लेकिन वो उस तरह के विहार नहीं रहेगा। तो विहार में तो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग रहते थे घर बार छोड़ के। बौद्ध बिहार में सबसे ज्यादा बिहार थे, इसलिए बिहार उसका नाम ही पड़ गया। जो भी बिहार है वहां सबसे ज्यादा बौद्ध बिहार थे। राजगिरी में थे, पटना में था, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा बिहार था, इसलिए उसका नाम ही बिहार हो गया। हिमालय की तराई में जाने था, श्रावस्ती में और कुशीनगर में, मतलब ऐसे लाइन से आप देखेंगे बहुत सारा, बहराइच में, सब बिहारी थे। तो इसमें सबसे बड़ा जो मतलब मुझे जो एक एजुकेशनिस्ट के रूप में मैं देखता हूं, तो इसकी सबसे बड़ी यूनिक चीज लिखती है वो ये है कि आप अध्ययन करते हुए अनुभव संपन्न हो सकते हैं। ये विधि में दम है। इसके लिए आपको परिवार के साथ ही रहना है, परिवार में ही जीना है, परिवार के साथ अध्ययन करना है और प्रमाणित हो जाना है। वैसे भी परिवारों में 50-55 साल की उम्र के बाद परिवार में कोई काम है नहीं। 50-55 साल की उम्र के आप जब हो गए हैं उस समय आपके पास ज्यादा काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 20-25 साल बाद आप जी रहे हैं, दवाई के भरोसे चाहे जिसके भरोसे, ठीक है, जी रहे हैं। उस 20-25 साल का आप 100% उपयोग कर सकते हैं। 50-55 साल जम के श्रम करिए, पैसा कमा के रख लीजिए। नौकरी कर रहे हैं तो पेंशन वाली, जैसे मेरे जैसे आदमी की तो पेंशन वाली नौकरी थी तो पेंशन तक की नौकरी कर लीजिए, पैसा कमा के रख लीजिए। 50-55 के साल बाद के बाद आपको पैसा कमाने के लिए कुछ ना करना पड़े, ऐसी योजना बना लीजिए जिससे कि उसके बाद 20-25 साल आप जम के अध्ययन कर सकें। लेकिन अगर 50 साल के बाद भी आपको पैसा ही कम पड़ रहा है तो आपका फिर भगवान ही मालिक। मतलब बच्चे भी पढ़ लिए, शादियां भी कर दिया, वो नौकरी में भी आ गए, उसके बाद भी हमको पैसा ही चाहिए। क्यों? अब बच्चे के लिए भी हमें को कमाना है, तो फिर बच्चे पर आप क्या किए फिर 55 साल? न तो बच्चे के लिए कुछ काम किए, न तो पैसे के लिए किए। आज भी आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, और कभी भी अगली पीढ़ी के लिए काम करना नहीं चाहिए। नितांत तो कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि हमारे बच्चे के अंदर कोई क्षमता है, कोई अयोग्यता है, वो नहीं खा पा रहा है, तो 50-55 साल में उसका भी ऐसा जुगाड़ कर लीजिए कि रखे हुए में से कर सके। नहीं तो इन जनरल देखेंगे तो हम अगर अगली पीढ़ी का हिस्से का काम भी हम ही कर रहे हैं तो अगली पीढ़ी क्या करेगी? दिल्ली और उसके आसपास में जो नशे की लत और अन्य चीजें, जो बुरी चीजें लग गई हैं, उसके पीछे का यही बड़ा कारण है। दिल्ली के आसपास जब एनसीआर विकसित हुआ तो एनसीआर की जो जमीनें थी, वो जमीनों के बहुत ज्यादा दाम मिल गए। जो रेत था 10,000 में नहीं बिकता था, उसको 1-1, 1.5 करोड़ रुपए मुआवजा मिल गया। उन लोगों ने क्या किया कि
दिल्ली के बॉर्डर में आउटस्कर्ट्स में बिल्डिंग्स बनवा दिया और भाड़े पे उठा दिया, क्योंकि लोग शिफ्ट भी हो रहे थे। तो अभी उनके 3-3, 4-4 लाख महीने भाड़े आते हैं। जिनकी रेत की जमीन में घास नहीं उगती थी, उनके उस जमीन के मुआवजा मिल जाने से 3-3, 4-4 लाख भाड़े आ रहे हैं। अब उनके घरों के बच्चों को आगे के लिए भी काम नहीं, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और घूमते हैं बंगलों में, कोठियों में, महंगी गाड़ियों में। तो उनकी शादियां जो होती है पढ़ी लिखी लड़कियों से हो जाती है, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों से। ये कम पढ़े लिखे हैं, अब इनको काम कुछ करना ही नहीं है तो क्या करेंगे? पत्ते खेलना है, क्लब में जाना है, ड्रिंक करना है, यही कार्यक्रम है। उसके बाद आके घर में मार पिटाई झगड़ा करना। काम ही नहीं है ना, कमाने का काम ही वो नहीं छोड़े अगली पीढ़ी के लिए। तो अगली पीढ़ी का काम करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, अगली पीढ़ी को योग्य बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगली पीढ़ी अपने स्किल में भी योग्य हो जाए, समझ में भी योग्य हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके लिए ही मुझे कमाना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। कम कमा रहा है वो कम में जिएगा, लेकिन नहीं कम कमा रहा है हम कमा के उसको खिलाएंगे, आप कितने दिन खिलाएंगे? उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद धक्के खाएगा। तो कम कमा रहा है तो कम में जी रहा है, तो ज्यादा की सोचेगा ना वो। अब आप उसको देखते जा रहे हैं। तो कुल मिला करके तो मेरा जो कहना था कि 50, 55 साल, 58 साल, 60 साल जो भी उम्र है, उसके बाद 10-15 साल आपको जम के इसके ये काम करना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य भी ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो दिन रात दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ 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 हो रहा है, उसी को लेकर परेशान है। यहाँ हॉस्पिटल जाओ, वहां फिजियोथेरेपी जाओ, वहां जाओ, वहां एडमिट कराओ, प्राकृतिक चिकित्सा कराओ, आयुर्वेदिक कराओ, ये कराओ। हम तो 50 साल के बाद उसी में लग जा रहे हैं, फिर टाइम नहीं हमारे पास। इसीलिए बोला आहार को हमको शुरू से ठीक रखना, विहार को शुरू से ठीक रखना, व्यायाम, आसन इत्यादि को हमको शुरू से अपनी दिनचर्या में शामिल रखना है। जब बीमार हो गए तब हम व्यायाम करना शुरू कर देते हैं, तब हम आसन करना शुरू कर देते हैं, तब हम योग करना शुरू कर देते हैं। उस समय आपको दवाई लेनी चाहिए, सबसे जरूरी है। अब कमर झुकेगा नहीं, आप सूर्य नमस्कार शुरू कर रहे हैं, पता चलेगा नई बीमारी शुरू हो गई, स्लिप डिस्क हो गया। मेरे एक परिचित ऐसा किए, बोले सूर्य नमस्कार से स्वस्थ रहते हैं। हमने कहा आपने आज तक किया? बोले नहीं। अब माने नहीं कर दिया, स्लिप डिस्क हो गया। तो वो शुरू से करना पड़ता है। इसलिए आहार, विहार, व्यवहार, ये तीनों चीजों पे शुरू से ध्यान देना है तो शरीर स्वस्थ रहता है। उसके बाद भी स्वस्थ रहेगा जरूरी नहीं है। कोई आनुवांशिक बीमारी हो गई तो आनुवांशिक बीमारी हो ही जाएगी, क्योंकि शरीर तो वंशानुसंगी है। जैसे मेरी माता जी को डायबिटीज है तो मैं थोड़ा मीठा खाने से, मीठी चीजों से बचता हूँ, ठीक है। यहाँ चूंकि एक ही चाय आती है मीठी वाली, तो मैं पी लेता हूँ, नहीं तो मैं मीठी चाय पीता नहीं। कमल जी के घर में मैं फीकी बनवाता हूँ तो क्यों है नहीं, लेकिन हमको लगता नहीं थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि माता जी को है तो हो सकता है। हाँ, ये और एक जैसे आप भैया, और एक ये जैसे बोला कि अगली पीढ़ी के लिए रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में भी काफी सोचा है। तो उसमें पहले मेरा कंसेप्ट यही था कि बच्चों को क्या देना है तो उसको समझदार बना देना, वही अपना काम है। उसके बाद उसकी खुद की अपनी एक जर्नी, स्किलफुल और समझदार दोनों अपने को बनाना है। तो बच्चों के लिए कोई पैसा रखने की जाने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ के जा सकते हैं, ये एक सोच विचार है। पर अभी का जो वातावरण था, आप जानते हो कि राहुल भाई महाजन, तो हम लोग साथ में अध्ययन करते हैं, तो ये बच्चों के बारे में डिस्कशन था। उन्होंने मेरे को ये थॉट दिया, तो वो भी मेरे को विचार आया कि जतिन भाई अभी हम अध्ययन क्यों नहीं, अभी हम अध्ययन इसके लिए कहीं पे कहीं रुकावट होती है, क्योंकि हमको वो चीज ही अभी इकट्ठा नहीं हुई। अगर हम बच्चों को वो इकट्ठा करके दे तो वो समझने में पूरा ध्यान दे। पूरा नहीं लगाना है ना समझने में, 24 घंटे लगाना ही नहीं, ये तो मॉडल में एक गड़बड़ी आ जाए। श्रम नहीं करेगा तो बीमार होना शुरू हो जाएगा। नहीं, श्रम की तो बात नहीं, श्रम कहाँ पे नियोजित होता है उसके, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो श्रम ना करे, वो श्रम करे, पर श्रम की जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं
हम व्यवस्थात्मक चीज में ही हम पूरा टाइम बिगाड़ देते हैं। तो श्रम जहाँ पे लगना है वो फ्रीडम के साथ वहां पे लगा सके। अभी कहीं कहीं पे हमको लगता है कि मेरा श्रम कहीं पे और भी ज्यादा कुछ उससे कर सकते हैं, पर मेरी कोई और ऐसी व्यवस्था में मैं बैठा हुआ हूँ जहाँ पे पहले मेरे को खाना पीने का ही जुगाड़ पहले करना है। तो अगर वो खाना पीने का जुगाड़ अगर वो परंपरा के हिसाब से कर सकता है, तो समझना, जीना और समझाना, उसको जो प्रमाणित करना है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दो चीज यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हमारे रहे, हम दोनों फिर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रहे, पर कोई निष्कर्ष नहीं। बढ़िया है। तो समझ का काम अगर निकाल रहे हैं, जैसे क्या है हमारे तरफ एक कहावत कही जाती है, आपके यहाँ भी आपकी भाषा में वो कहावत होगी, पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पूत सपूत हो गया है तो उसके लिए धन संचय करके आप क्या करेंगे, वो तो कमाई लेगा। और पूत कपूत तो क्या धन संचय, अगर कपूत हो गया तो आपका धन कितने दिनों खा पाएगा, वो तो उड़ा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए समझ वाला मुद्दा बड़ा है। तो हम उनके लिए संग्रह कर दें और उनको समझ न दें तो उसको तो फूंक डालेंगे एक साल में, फिर वो आपसे ज्यादा गहरे गड्ढे में जाएंगे उसी काम के लिए। इसलिए समझ वाले मुद्दे पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर शुरू से लग गए हैं उस काम में, उसको बच्चे को लगा दिए हैं, फिर अगर रख के भी जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनरली उनको भी श्रम का अभ्यास बना रहे और अपने, क्योंकि हमारे पिता के रखे हुए पैसे को मैं भोगूंगा तो मेरे अंदर कभी भी समृद्धि का भाव नहीं है। स्वावलंबन हर मानव चाहता है, हर मानव स्वावलंबन चाहता है। इसमें ये भी बात आती है कि अपने पिता का पैसा को अपना पैसा अभी तक माना नहीं, हमने दो कर दिया उसमें भी। बिल्कुल, वो परिवार भाव नहीं है। कभी कभार वो भी लगता है कि पिता का पैसा मेरे को मेरी आइडेंटिटी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये भी पूर्णता के रूप में देखने चाहिए कि नहीं, परिवार, हम परिवार है ना, तो ये परिवार का है। वो उपहार भी दिए है, उसी को परितोष बोल रहे हैं। परितोष बोल रहे हैं। जो पैतृक संपत्ति है वो परितोष है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे स्वावलंबन नहीं आता, फील नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम केवल अध्ययन करें ऐसा होता नहीं है। अध्ययन में ऐसा माना जाता है सिर्फ किताब में रहे, अध्ययन तो हमको समाज के साथ करना है। उसका भी एक लेवल है कि व्यक्ति से हम परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, अंतरराष्ट्र में पहुंचे। तो वहां पे जो उपकार विधि है, अगर परिवार वो चीज में सजा हुआ है तो उपकार विधि में हम और बिना पैसे के ध्यान दिए हुए और काम हम कर सकते हैं। तो कभी कभार हमको लगता है कि नहीं, जीवन विद्या का काम करना है तो वो काम करना है, तो पैसे की लालच नहीं रखनी है। तो ये भी प्रयोग करके देखा जाए। लेकिन मानव क्या है, सुविधा के लिए और ज्ञान के लिए जब भी करेगा, दोनों के लिए साथ में काम करेगा। एक के लिए करेगा तो मॉडल में गड़बड़ी आ जाएगी। सब लोग ये नहीं कर सकते, कुछ लोग कर सकते हैं कि अगली पीढ़ी के लिए हम रख दें और अध्ययन में लगे, लेकिन सब लोग नहीं कर सकते। तो फिर मॉडल में दिक्कत आएगा। मॉडल क्या कहता है, श्रम का और ज्ञान का काम साथ में करना। क्योंकि वैसे भी दिन में जो 8-9 घंटा हम श्रम कर रहे हैं केवल धन के लिए, 8-9 घंटा श्रम करने की तब आवश्यकता नहीं होगी केवल धन के लिए। जैसे परिवार में कितने चीजों की जरूरतें हैं, ये परिवार सभा में तय होता है। हमारे परिवार में कितने सामान की जरूरत है, ये परिवार सभा में तय होता है। उसके लिए कितना आय चाहिए, वो भी परिवार सभा में तय होता है। उसके लिए कौन कौन क्या क्या काम करेंगे, वो तय होता है। ठीक है, अगर परिवार सभा में तय नहीं हो पा रहा है, सब बाहर बैठा हुआ तय करने वाला, बाजार, पड़ोसी, ये वो रिश्तेदार, तो वो कभी तय नहीं हो पाता। इसलिए हमारा कमाना कभी फिक्स नहीं हो पाता। तो परिवार सभा में अगर तय होना शुरू हो गया है तो उतने के लिए श्रम करेंगे, बाकी समय अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि हर चीजें परिवार में नहीं हम उत्पादन कर सकते। अभी व्यवस्था भी दिया है, इसमें व्यवस्था संबंध क्यों है? जैसे अगर खेती भी देखेंगे तो मेरे गांव और एरिया में अगर देखें तो आज के डेट में धान और गेहूं की ही खेती होती है और अरहर की हो रही है। बाकी हमारे यहाँ चना की, मटर की, मक्के की ये सब खेती बंद हो गई, क्योंकि ये छुट्टे बछड़े और नीलगाय जब से आ गए तब से ये खेतियां बंद कर दिया लोगों ने। तो अब खेत में बाउंड्री बना नहीं पाएंगे, 12 एकड़ खेत है, कहाँ बाउंड्री लगाएंगे। और कुछ खेतियां बंद हो। आलू की खेती हमारे यहाँ बहुत होती थी, कि जंगली सुअर का जब से आया तब से आलू की खेती भी बंद हो गई। जंगली सुअर होते हैं, वो अपने सींग से पूरा खोद डालते हैं जब से इसे आलू होता है, तो भी बंद कर दिया। तो लेकिन हम आलू तो खाएंगे, हम चना तो खाएंगे, हम मटर तो खाएंगे, हम मक्का तो खाएंगे। अब ये कहां से आएगा?
तो जहां उत्पादन होता है वहां से आएगा। वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? जब हम उसको पहचानेंगे, संबंधी को, कौन इसको उत्पादन कर रहा है। केवल संबंध पहचानने से नहीं मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ उत्पादन हुआ है गेहूं धान का, वो हमको जितना जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, तभी हम उसको अतिरिक्त वाले को दे करके, विनिमय करके हम ले सकते हैं। ठीक है? तो ये सब तो कुल मिलाकर के कुछ उत्पादन गांव में होगा, परिवार में होगा, कुछ गांव के स्तर पे होगा, कुछ बड़े स्तर पे। जैसे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अब इंटरनेट कनेक्शन तो गांव के स्तर पे नहीं होगा, समाज परिवार के स्तर पे भी नहीं होगा। इसके लिए सरकार से पूछना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा। तो जब हम अपने उपयोग को पता कर पाते हैं, तो उत्पादन को पता कर पाते हैं, तो हम कमाई को पता कर पाते हैं। फिर कितने लोग उसके लिए लगेंगे? हो सकता है एक परिवार में 4 सदस्य हो तो 2 ही लोग कमाने में जाए, बाकी 2 लोग अध्ययन ज्यादा करें, और जो 2 कमाने जा रहे हैं उनके साथ उसकी शेयरिंग करें। आज हमने अध्ययन में उपलब्धि पाई है, आप भी सुनो। तो हो सकता है उनका 3 घंटे अध्ययन में ही 6 घंटे के बराबर हो जाए। समझा हुआ समझाएगा, सीखा हुआ कराएगा, सुना हुआ सुनाएगा। अगर केवल सुन रहे हैं हम केवल सुनाएंगे, तो अगर कोई समझने के लिए समय दे रहा है तो वो दूसरे को भी समझा सकता है, तो उसमें अब चारों मिलकर श्रम करेंगे तो अध्ययन का टाइम कम मिलेगा। तो चारों मिलकर श्रम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब हमको आय का पता नहीं चला, व्यय का पता नहीं, इसलिए आय का पता नहीं चला, क्योंकि हमारा व्यय जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है। आज के समय में जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहां हमारा व्यय हमारे नियंत्रण में नहीं है। मेरा व्यय मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरा व्यय बाजार, टीवी के विज्ञापन, सड़क की होर्डिंग, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनके नियंत्रण में। टीवी के सीरियल, मूवीज, सेलिब्रिटीज के कपड़े, इन सब चीज के नियंत्रण में हमारा व्यय है। हम डिग्री चाहे जितनी ले लिए हो, पढ़ाई जितनी कर लिए हो, पीएचडी कर लिए हो, कितने भी सब्जेक्ट से पीजी कर लिए हो, लेकिन हम अपनी आवश्यकता को नहीं पहचानते। इतने गए बीते हैं, हम इतने गए बीते हैं कि अपनी नीड को मैं खुद नहीं पहचानता। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और एक कम पढ़े लिखा आदमी कोई चीज चमका देता है और हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हमको अपनी नीड पता नहीं चलती। तो जब तक व्यय फिक्स नहीं होगा, तब तक आय का पता नहीं चलेगा, तब तक आय का पता नहीं चलेगा। इसलिए सब मिलकर भी कमाएंगे तो थकेंगे। तो अगर इस पीढ़ी में हमने इतना कर दिया कि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के साथ काम करते हुए अगर आय को पता करने वाला हो गए, तो अगर हम छोड़ के भी जाते हैं तो बच्चे सदुपयोग ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जनरलाइज नहीं हो पाएगा, कुछ जगहों पे होगा। सर, आई पर्सनली फील कि हम सभी के पास कुछ गिफ्ट्स है गॉड के, पोटेंशियल। देयर इज समथिंग दैट यूनिक दैट गॉड हैज गिवन अस। तो पैसे हैं या नहीं है वो दैट्स अनदर क्वेश्चन, बट मतलब मुझे सेल्फ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। जो मेरे में है, जो भगवान ने दिया है, वो मैं उसको कैसे, हाउ आई पुट इट टू गुड यूज, उससे भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और जो लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, हम सब अगर समाज में घूमेंगे तभी तो एविडेंस क्रिएट कर पाएंगे कि यू कैन बी आप पूर्णता की ओर ये सब अनुभव के साथ आप कार्य कर रहे हो। तो ये सब सीखे हुए के साथ जब लोग फैलेंगे, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखकर, एग्जिस्टेंस से लर्न कर और ऑटोमेटिकली लोग समझेंगे। तो व्यक्ति परिवार में प्रमाणित होगा, परिवार समाज में होगा, व्यक्ति समाज में प्रमाणित नहीं होगा। ये पैसे का जो था कि अगर है तो मैं पूरा टाइम अध्ययन में लगाऊं, पर पैसे ठीक है तो अध्ययन में लगा हुआ बंदा, 2 चीज होगी जब वो काम करेगा, कोई भी कार्य करेगा। एक तो सेल्फ एक्सप्रेशन मिलेगा, उससे भी उसको कि भगवान ने कुछ दिया है तो हम उसको फर्दर आगे कर सकते हैं। पैसा तो आए ना आए इज अनदर थिंग, प्लस जब ऐसे लोग घूमेंगे कार्य करते हुए, जिसको हम कह रहे हैं भगवान ने दिया है, तो भगवान ने हमको 2 ही चीज दिया है, कल्पनाशीलता दिया, कर्म स्वतंत्रता दिया। उसके लिए जीवन शरीर को चला रहा है, बस। जिसको हम भगवान ने दिया है कह रहे हैं,
तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता। कल्पनाशीलता जीवन में है, कर्म स्वतंत्रता शरीर के माध्यम से, यही हमको मिला हुआ है। इसी का हम चाहे सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो कल्पनाशीलता का जितना सदुपयोग करेंगे उतना हम ज्ञान में समृद्ध होंगे, कर्म स्वतंत्रता का जितना प्रयोग करेंगे उतना हम साधनों में समृद्ध होंगे। ठीक है, तो जैसे कल्पनाशीलता का उपयोग करते हैं और कोई चीज करते हैं, मतलब मानव के साथ जो कुछ भी काम करते हैं वो कार्य नहीं है, व्यवहार है। तो व्यवहार के बदले व्यवहार, कार्य के बदले कार्य। और प्रकृति के साथ करते हैं तो प्रकृति हमको उत्पादन के रूप में कुछ मिल जाता है। मानव के साथ जो करते हैं वो खुशी के लिए करते हैं तो हमको रिटर्न खुशी ही मिलेगी, सुख ही मिलेगा। तो ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही यह है कि जितना हमको सुख के लिए लगना है उतना ही सुविधा के लिए लगना है। सुख के लिए, केवल सुख के लिए लगना है ये कहीं कहीं हो सकता है, सुविधा हमारे पास हम केवल सुख के लिए लग सकते हैं, लेकिन मॉडल ये कहता है आपको सुविधा और सुख के लिए, दोनों के लिए काम करना है। सुविधा के लिए आपको काम करना ही है जिससे कि आप कंफर्ट हो सके, सुख के लिए भी आपको काम करना। अभी असंतुलन क्या है, हम सुविधा के लिए केवल काम कर रहे हैं, सुख के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सर जैसे कमल सर हैं, अब वो अध्ययन करते हैं, पैसे की तो पता ही है किसी को कोई कमी नहीं है, प्रोबेबली सब स्कूलों का इतना बड़ा ट्रस्ट है, करोड़ों रुपए है सिर्फ ट्रस्ट में, लेकिन आज वो ये कर रहे हैं तो सुख भी है और अब इतने सारे टीडीपी के टीचर्स हैं, उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो एक तरह से उनका भी कार्य भी हो रहा है, अध्ययन भी हो रहा है और पैसे भी तो आ रहे हैं। बस तो एक ही चीज जो कर रहे हैं, धन का सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग। बहुत लंबा भी बोलेंगे तो अंत में ही निष्कर्ष आएगा, धन का सदुपयोग कर रहे हैं। धन जो है इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो व्हाई नॉट? नहीं, अच्छा काम तो करने वाले ही है, तभी तो अच्छा काम हो रहा है, तभी तो धरती अब तक बची हुई है, नहीं तो कब तक निपट चुकी होती। अच्छा सोचने वाले, अच्छा काम करने वाले हर काल में, हर समय रहे हैं। ठीक है, तन और मन और धन, ये तीन चीजें ही आदमी के पास होती है। तो अभी क्या है कि कुछ लोग धन का सदुपयोग कर रहे हैं। जैसे हापुड़ में शुरू में लोग जाते थे तो वहां सुविधाओं का बड़ा अभाव था, अब वहां सुविधाएं कर दिया गया तो कुछ लोगों ने अपना धन लगाया। अब जो लोग जाते हैं उनको सुविधा को लेकर कोई टेंशन नहीं है, अध्ययन में मन लग रहा है। नहीं तो सुविधा को ही लेकर आता था, क्या लाइट भग जाएगी, फिर क्या होगा, कूलर रात में चलेगा नहीं, बड़ी गर्मी होगी। यहाँ बताया जा रहा है कि जीवन होता है, जीवन शरीर को चलाता है, उसमें आस्वादन क्रिया होती है। हमारा ध्यान कहाँ है, पता नहीं, आज लाइट आई नहीं है, रात में कूलर चलेगा कि नहीं, नींद आएगी कि नहीं। तो सुविधा वाले मामले से अगर हमारा ध्यान हट रहा है, जैसा जतिन जी कहना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर हम कंफर्ट जोन में जा चुके हैं तो हम ज्ञान वाले में ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पीढ़ी अगर सुविधा वाले में करके चली जाए जिससे अगली पीढ़ी ज्ञान में लगे, ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब कुछ जगहों पे होगा, सभी जगहों पे नहीं होगा। भैया इसमें क्या है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक्चुअली जो भ्रांत पद है, जो जीव के बाद जो मानव चेतना में हम नहीं पहुंच पाए, ये उसका भी एक तो प्रयोजन तो होगा कुछ, क्योंकि अस्तित्व में बिना प्रयोजन के कुछ है नहीं। तो जब हम अभी भी कभी भी कहते कि अब सुविधाओं का भंडार तो हमने क्रिएट कर दिया, अभी समझ का भंडार करना है, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है ना। बिल्कुल, तो सुविधाओं के मामले में निश्चितता चाहते हैं। हाँ, अगर वो निश्चित है फिर हम मान लेते हैं कि नहीं, सुविधा का भी हमको करते ही रहना है। सुविधा है तो समझ के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए। मेरा तो ये भ्रांत पद का, मेरे को उसका अस्तित्व में प्रयोजन ही वही लग रहा है कि एक बार सुविधा क्रिएट हो जाए, एक मानव को अभी कोई एनिमल से कोई डर नहीं है, पूरा सुरक्षित लग रहा है, वातावरण से पूरा सुरक्षित लग रहा है, कंफर्ट बैठा हुआ है, तो अभी वो करेगा क्या कि समझेगा ना, वरना तो उसके पहले समझने की बात ही नहीं आती है कहीं पर। बिल्कुल, सुविधा के मामले में ही वो सेटल नहीं है। हाँ। ठीक है, तो अगर किसी ने सुविधा को इतना कर लिया है कि उसकी अगली पीढ़ी को सुविधा के लिए काम नहीं करना, तो फिर साथ साथ में उसके अगली पीढ़ी को ज्ञान के साथ भी काम नहीं किया होगा, तो फिर ठीक है, तो साथ साथ में ही
अगर ये सुविधा अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने में लगा है तो इसको समय कहाँ मिल पाएगा कि अपने बच्चों के ज्ञान के लिए काम कर पाए, क्योंकि वो तो व्यस्त है ना, तो अगली पीढ़ी का भी रखना है। इसलिए थोड़ा सा वहां पर गैप आने की संभावना है। पहले तो यह है कि जनरलाइज नहीं हो सकता फिलहाल, ठीक है, क्योंकि मानो तो जैसे आदरणीय नागराज जी को जब वहां के अमरकंटक के जो जमींदार थे, हाँ जी, अमरकंटक के जमींदार थे जिनको राजा कहा जाता था, वो जब आए उनको बताया गया कि उस समय 100-200 लोग अमरकंटक में रहते थे, तो एक भी नया आता था तो पूरी खबर फैल जाती थी, कोई आ गया तो कोई जाके बताया कि एक व्यक्ति आए हैं कर्नाटका से और यहाँ साधना करेंगे। तो वो मिलने के लिए आए तो बोले कि आप वहां से आए हैं, कर्नाटक से? बोले हाँ, मेरे गुरु ने कहा है नर्मदा किनारे भजन करो, तो मैं उद्गम पे ही आ गया भजन करने। बोले अच्छा ठीक है, आप साधना करिए, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको सारी सुविधा मेरे तरफ से, जमींदारी के मतलब राज्य की तरफ से आएगी, राजा की तरफ से आएगी, आप उसके मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो उसी समय उन्होंने उद्गम के सामने ही मकान था, उसमें से एक हिस्सा इनको दे दिया, 2 कमरे थे, किचन था, ये सब खपरेल का मकान था, वो इन्होंने दे दिया। बोले आप इसमें रह के साधना करिए और आपके खाने पीने का सारा चीज राज्य से आएगा। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं आज तक कभी दान चंदा लिया नहीं हूँ, रखा हुआ चीज लिया नहीं हूँ, मैं श्रम साधक परिवार से हूँ। बोले तो यहाँ मर जाएंगे जंगल में, आप क्या मिलेगा आपको? हाँ, बोले मर जाएंगे यहाँ पर। बोले हमें कुछ जमीन दे दीजिए और उस जमीन का रेट भी बता दीजिए कितने का है, तो मैं उस जमीन में उत्पादन करके आपका पैसा भी धीरे धीरे चुका दूंगा, लेकिन वो जमीन आप हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ जमीन इनको दिया, तो कुछ दिनों तक उसके खेती बाड़ी में लगे रहे, खेती को ठीक करना, उसमें उत्पादन करना, पत्नी और बच्चों का इसमें लगे रहे। उसी दौरान एक व्यक्ति आए इनके सहयोगी के रूप में, तो बोले कि हमको काम दे दीजिए। तो बताए कि क्या कर पाओगे तुम? तो बोले कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मैं ट्राइबल आदमी हूँ और मुझे खेती बाड़ी सब आती है। बोले तो मेरे पास तो करने के लिए खेती बाड़ी का ही काम है। तो बोले ये मैं संभाल लूंगा। तो वो आदमी खेती बाड़ी पूरी संभाल लिया और फिर बाबा जी साधना में लग गए। तो खेती बाड़ी से सब कुछ आता था, अनाज इत्यादि, धान गेहूं सब होता था, सब्जी भी उगाते थे, उसको ये लोग खाते थे और उसमें से कुछ विनिमय भी करते थे और बहुत मामूली जो भी 50-60 रुपए की जमीन थी उसको भी धीरे धीरे उन्होंने चुका दिया जबरदस्ती। बोले नहीं, मैं श्रम करके 86-85 साल की उम्र तक भी, जहां बाबा जी का घर है वहां से 800 मीटर दूर इनका खेत था। और बताए एक बार मजदूर नहीं मिले और धान कट चुका था और बादल गिर रहा था, तो मैं 200 चक्कर आया और गया और अपने धान को अपने घर में लाके रखा। 200 चक्कर मतलब 100 किलोमीटर लगभग हो जाएगा ना। बोले कि 2-3 दिन में, एक दिन में नहीं, बोले 2-3 दिन में मैं 200 चक्कर आया गया और मैं अपने धान को रख दिया, इतना मैं श्रम कर सकता था। बोले अब नहीं कर सकता, शरीर की ताकत नहीं है। फिर वो आदमी जब तक साधना चली तब तक वो आदमी रहा, फिर एकाएक पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा जी बोलते फिर एकाएक सुबह उठे, वो था नहीं, पता नहीं उसको क्या दिक्कत हो गई, क्या हो गया, वो चला गया। फिर वो बोले कि ढूंढने पे मिला दिया, कभी पैसा ले नहीं गया घर। बोलते थे घर कहाँ है, तो ऐसे करके उनको सहयोग मिलते रहे। तो कुल मिलाकर के जो शरीर के लिए श्रम है उसका भी अभ्यास रहना चाहिए, भले ही 2 घंटा रहे, ठीक है, ये अभ्यास बने रहना चाहिए इस पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में। लेकिन हम सुविधाओं के मामले में कंफर्ट कब होते हैं? केवल हम पैसा हो जाने से नहीं होते, संबंध की सुनिश्चितता हो जाने से भी होते। बाजार में मिलेगा ये हमको पता है, तब हम पैसा रख के भी संतुष्ट हैं। बाजार में नहीं मिलेगा ये अगर हमको पता है और मेरे पास कितना भी पैसा है तो मुझे तो सुविधा नहीं मिलेगी ना, तो मैं तो असुरक्षा में रहूंगा। जी भैया ने जो बात बताई कि भी मैं इतनी सुविधा इकट्ठा कर लूं तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो समझने की काम करे, कब चलता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी यही देखेगी ना फिर कि यार मेरा फादर भी सुविधा इकट्ठा करता है। यही बात साथ में समझ का काम करना पड़ेगा, समझ के साथ वो तो सेटल हो गया। नहीं करेंगे तो फिर वो तो फिर वही है, मौज देखेंगे, वही करेंगे, बाद में मौज करेगा।
या फिर वही भाई या तो अपने पिता से ज्यादा काम करेगा उसी दिशा में, वही करे, या तो उसको भोगेगा। भोगेगा। तो इसलिए साथ में अध्ययन का काम, समझ का काम करना ही पड़ेगा, समय निकालना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए भी बच्चों को इसमें लगाना पड़ेगा, तब हम ये करके कर सकते हैं। हाँ जी, अब कितना समय हमको मिलेगा ये देखना पड़ेगा। अगला संबंध है पति पत्नी संबंध। तो मानव परंपरा में विवाह संबंध अधिकांश लोगों में वांछित है। सब में नहीं कहा है बाबा जी ने सब विवाह करें, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय औसत भी ऐसा ही है। 1000 पुरुषों पे 890 महिलाएं हैं, तो 1000 में 110 पुरुष को अविवाहित रहना कोई खराब बात नहीं है। यहाँ तो सबका हो गया है, कितने लोगों ने हुआ? परम तो है नहीं। पुरुषों में महिला के पास चॉइस नहीं, उनकी संख्या पहले से कम है। ठीक है, तो इसलिए लिख रहे हैं मानव परंपरा में विवाह संबंध अधिकांश लोगों में वांछित है। अधिकांश लोगों में वांछित है, यहाँ कुछ बिछाना पड़ेगा। यह संबंध अपने आप में परस्पर सर्वतोमुखी समाधान सहित विश्वास वहन करने की प्रतिज्ञा पूर्वक आरंभ होने वाला संबंध। प्रतिज्ञा होती है विवाह संबंध में, 7 फेरों के 7 वचन। वचन मतलब प्रतिज्ञा पूर्वक निभाया, स्वीकारा गया। और कितने लोगों के बीच में? हजारों लोगों के बीच में प्रतिज्ञा होती है, स्वीकारा गया संबंध है विश्वास वहन करने का। अब हम पति पत्नी, क्योंकि ये पति पत्नी का संबंध का चलने का एक ही आधार है विश्वास। कल भी चर्चा हुई थी, और कोई आधार नहीं है, क्योंकि दोनों की वंश परंपरा अलग है, दोनों अलग अलग खानदान से है, इसलिए विश्वास पूर्वक ही ये निर्वाह हो पाएगा। इसलिए लिख रहे हैं विश्वास वहन करने की प्रतिज्ञा पूर्वक आरंभ होने वाला संबंध है। तो नेपाल में शिविर ले रहे थे, तो एक टीचर पीछे से बोलते हैं, भैया ये बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा गया है। हमने कहा जी आप देखिए वैसा। बोले नहीं, क्यों कहा गया? हमने कहा क्यों गया है उस पर तो जाने से कोई फायदा नहीं। बोले नहीं कहा गया है, तो हमने कहा कहने को तो पति को परमेश्वर कहा गया और महिला को देवी कहा गया, और ये परमेश्वर और देवी लड़ते रहते हैं। परमेश्वर और देवी क्या करते हैं? लड़ते रहते हैं। और वो जो भगवान का स्वरूप है वो देखता रहता है कि हमको भी बड़े होके यही करना है। तो संबंध क्यों है? तो पति को परमेश्वर कहा जाए, पत्नी को देवी कहा जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मिनिमम पति पत्नी के रूप में तो देखा जाए। मिनिमम तो इतना किया जाए कि पति किसको बोलते हैं और पत्नी किसको बोलते हैं, इसको तो पहचाना जाए, इस रूप में देखा जाए। इसलिए बोल रहे हैं परस्पर विश्वास वहन करने की प्रतिज्ञा पूर्वक आरंभ होने वाला संबंध है। ये आरंभ हो रहा है विवाह के समय। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? तो पति पत्नी संबंध प्रधानतः गर्भाशय में शरीर रचनाकार प्रवृत्ति ही होना पाया जाता है, प्रधानतः, क्योंकि शरीर अस्तित्व में आते रहे, जिससे कि जो जीवन है उसको शरीर मिलता रहे, धरती में मानव परंपरा बनी रहे, इसके लिए पति पत्नी संबंध ही कारण है। उसके संयोग से नए शरीर बनते हैं। और क्या होता है, इसी के साथ यौवन संपन्नता सहित यौन विचार से होने वाली आवेश मुक्ति के क्रियाकलाप को भी शरीर संबंध में पहचाना गया। जब युवावस्था आती है तो उसमें जब यौवन आता है तो उसमें यौन विचार भी आते हैं। वो विचार जो है, वो जिसको काम आवेश बोल रहे हैं, उससे भी मुक्ति होना है कि नहीं होना है? तो जैसे और विधाएं बताई हैं, उससे मुक्ति का तरीका है साधना, इंद्रियों को साध लीजिए। तो सबके लिए संभव नहीं हो पा रहा, मतलब जनरलाइज नहीं होगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये परिवार में रह के जीने वाला पूरा का पूरा दर्शन है, तो यहाँ बोल रहे हैं ये संबंध यौवन संपन्नता सहित यौन विचार से होने वाली आवेश मुक्ति के क्रियाकलाप के लिए भी। जो विचार आपके में आता है तो उस क्रियाकलाप के बाद आप कितना देर उस विचार में रहते हैं? 24 घंटा उसी में थोड़ी रहेंगे।
एक बार उस विचार से, उस क्रियाकलाप से मुक्ति, उस आवेश से मुक्ति हुआ तो और काम करेंगे आप, नहीं तो उसी विचार में घूम रहे हैं, नए नए जगह ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए बोला कि इसलिए भी ये संबंध है। इस प्रकार शरीर संबंध का अर्थ विवाह संबंध से इंगित होने वाला स्पष्ट। तो पति पत्नी संबंध जो है ये विवाह के समय पहचाना जाने वाला संबंध है। ये नेचुरल है, जिससे कि धरती पे शरीर परंपरा बनी रहे। ये आवश्यकीय संबंध है। इसको नकारना है तो नकार भी सकते हैं, जैसे बहुत सारे विकल्प हम निकाल रहे हैं, कल उसकी चर्चा भी हुई थी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के ये स्वीकारने वाला संबंध है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ढंग से कुछ भी नहीं है। न तो एक माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, न एक माता पिता से है, न एक कुल खानदान से है, कुछ भी एक नहीं है। इसलिए स्वीकारने वाला संबंध है, उसमें विश्वास निर्वहन होना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यही संबंध है जो विश्वास से प्रेम तक की यात्रा करने वाला संबंध। मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पति पत्नी को एक मन दो शरीर कहा गया है। एक मन दो शरीर, शरीर दो है, मन एक है। इसका मतलब क्या है? अब आप याद करिए, जब चर्चा हुआ था कि मन एक मतलब विचारों में साम्यता। अभी झगड़े क्यों होते हैं? विचारों में साम्यता नहीं है। तो विचारों में साम्यता, विचारों में साम्यता कैसे होगी? मूल्य पहचान में आएंगे तब, व्यवस्था पहचान में आएगा तब। ये हो गया है तब एक मन दो शरीर है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में अगर उसमें से किसी एक का मान सम्मान यश कीर्ति हो रहा है तो दूसरे में अपने आप बंट जाता है, अपने आप मिल जाता है। पति को यश कीर्ति मान सम्मान मिल रहा है तो पत्नी भी गौरवान्वित होती है। पत्नी को यश कीर्ति मान सम्मान मिल रहा है तो पति भी गौरवान्वित होता है, क्योंकि एक मन दो शरीर है। अब पति को यश सम्मान मान कीर्ति मिल रही है और पत्नी को जलन हो रही है। पत्नी को मान सम्मान यश कीर्ति मिल रहा है, पति को जलन हो रहा है। इसका मतलब संबंध स्वीकारा ही नहीं गया है, वो अभी भी दो है, एक है ही नहीं, पति पत्नी है ही नहीं, अभी साथ चलने वाले नहीं है, अभी भी दोनों किनारे हैं। नदियों के दो किनारे हैं, तो नदियों के दो किनारे की खासियत क्या होती है? चलते साथ साथ हैं, मिलते। तो वैसे ही पति पत्नी हो गए, चलते तो साथ साथ हैं, मिलते। इसीलिए बोलते हैं, अभी घर किसको बोल रहे हैं? घर एक ऐसा छत है, घर एक ऐसा छत है जिसके नीचे लोग रहते हैं। घर एक ऐसा छत है जिसके नीचे लोग रहते हैं। जबकि क्या होना चाहिए? घर एक ऐसा छत है जिसके नीचे लोग जीते हैं। अभी जीते नहीं है, रहते हैं। इसलिए घर के अंदर भी अलग अलग दीवारें हैं, अलग अलग प्राइवेसी है, अलग अलग दीवारें। तो पति पत्नी संबंध का मतलब ये हुआ एक मन दो शरीर, यानी एक का मान सम्मान यश कीर्ति हुआ, दूसरे में बढ़ता है। एक अगर समझदार हुआ, दूसरा उसका अनुसरण करके भी समझदार हो सकता है। दूसरे के साथ संवाद की जगह बनती है। बताओ, तुमको ये समझ में आया है तो बताओ, इसको क्या बोलते हैं? ऐसे माता पिता जो पति पत्नी के रूप में है, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के लिए देवी देवता हो जाते हैं। ऐसे माता पिता की फोटो बच्चा अपने किताब में रखता है, नहीं तो दुनिया भर के सेलिब्रिटी की फोटो किताब में रखता है, अपने माँ बाप का नहीं रखता। ऐसे माता पिता का दीवाना हो जाता है बच्चा। तो इस ढंग से पति पत्नी संबंध है। अभी इसमें विश्वास से लेकर प्रेम तक की यात्रा है। अभी मैं संबंधों पर चर्चा कर रहा हूं, फिर अभी मूल्यों पर चर्चा शुरू करेंगे। अगला है व्यवस्था संबंध।
तो परिवार में पिता पुत्र भाई बहन मित्र गुरु शिष्य पति पत्नी माता पिता, ये सारे संबोधन परिवार में हम पहचानते हैं। लेकिन जो हम उत्पादन करते हैं उसमें जो भागीदारी है उसको साथी सहयोगी के रूप में पहचानते हैं। लेकिन विनिमय करना है उत्पादन का। जैसे मैंने उत्पादन किया, अब उसको बेचना है, विनिमय करना है, एक्सचेंज करना है। तो अब तो केवल साथी सहयोगी से नहीं होगा, तो कोई उसके लिए व्यवस्था चाहिए, उससे भी हमारा संबंध है। हमको कुछ लेना है, हमको कुछ देना है। लेना देना क्या चीज का होता है? इन सभी संबंधों में आप देखेंगे तो आता है वस्तु एवं सेवा का अर्पण समर्पण। आप विकल्प अध्ययन में तो पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें आता है विश्वास गौरव सम्मान श्रद्धा सहित वस्तु एवं सेवा का अर्पण समर्पण, ऐसा लिखा हुआ है। वस्तु एवं सेवा, ये दो ही चीजों का आदान प्रदान है पूरे समाज में। या तो हमको किसी से वस्तु चाहिए, या हमको किसी को वस्तु देना है, या हमें किसी से सेवा चाहिए, या हमको किसी को सेवा देना है। जैसे कुर्सी चाहिए तो हमको कुर्सी चाहिए तो हम कुर्सी बाजार से लाएंगे। कुर्सी खराब हो गई है, बनवाना है, तो ये सेवा है, वस्तु एवं सेवा। जैसे जीएसटी क्या चीज है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो भी वही कह रहे हैं, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु और सेवा का ही अर्पण समर्पण है। इसके लिए व्यवस्था में जो कुछ भी है वो सब हमारे संबंधी है। मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे इलाज कराना है, उसके लिए हॉस्पिटल है, वहां बैठे हुए लोग मेरी सेवा के लिए हैं, वो मेरे संबंधी है। तो वस्तु एवं सेवा के लिए जो कुछ भी हम जहां पर भी निर्भर हैं वो सभी हमारे संबंधी हैं। इस हिसाब से व्यवस्था संबंध इसको बोला गया है। इसको मानव मानव के बीच में व्यवस्था संबंध बोला गया है। संबंध में है, ये संपर्क में तो कुछ है ही नहीं। संपर्क नहीं आएगा, ये संबंध ही है, संपर्क है ही नहीं। हम संपर्क मानते हैं, उसको संपर्क मानते हैं, तभी तो काम करवाने के बाद बोलते हैं साहब ये एसी खराब था ना, ठीक कर दिया, 100 रुपए हुआ। नहीं नहीं, फालतू बोलता है, तो 50 रुपए बहुत है, ले आके जा। हम संबंधी कहाँ मानते हैं, जबकि वो संबंधी है। 100 नहीं, 1000 रुपए हमको कोई दे दे, 1 लाख दे दे, तो भी मैं ठीक नहीं कर सकता। तो सेवा का मूल्य थोड़ी होता है। सेवा का मूल्य कौन आंकेगा? हम आंकेंगे। जिसने सेवा किया वही आंक सकता है। लेकिन हम बोलते नहीं नहीं, तू ज्यादा मांग रहा है। वस्तु लगाया है, उसका तो मूल्य, मान लीजिए इसमें कोई पार्ट खराब हुआ है, वो 200 रुपए का आता है, वो बता देगा। लेकिन उसकी सेवा का मूल्य कौन बताएगा? आपको जब रात भर गर्मी लगेगी, सो नहीं पाएंगे ना, तब सोचेंगे यार कल नया एसी लाते हैं, तब आप 50,000 भी व्यय कर देंगे। और उसको 50 रुपए देने बोलते नहीं, तुम फालतू मांग रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है। तो हम संबंधी नहीं मानते उसको, तो संपर्क में ही जी रहे। अभी तो पति पत्नी भी संपर्क में ही जी रहे, संबंध कहाँ है? जब विश्वास ही नहीं है, संबंध का आधार विश्वास है, वही गायब है। तो अभी तो इसमें से जितने भी संबंध गिनाया है, अभी संबंध पूर्वक हम जी कहाँ पा रहे हैं? अभी हम संपर्क पूर्वक ही जी रहे। अपेक्षाएं निश्चित नहीं है, हमको शंका है एक दूसरे पर, घर के अंदर ही शंका है, तभी तो अलमारी में ताला बंद करके घर में भी रखते हैं। घर के अंदर भी अलमारी में ताला बंद करके रखते हैं, जबकि वहां सारे संबंध वेल डिफाइंड है। घर के अंदर के सारे संबंध सुपरिभाषित है, फिर भी हम उसमें ताला बंद करके रखते हैं। क्यों? विश्वास घर के अंदर भी नहीं। पति पत्नी का अलग अलग अलमारी होगा, और पति अपने ताला बंद करके अलग रखेगा, पत्नी अपना ताला बंद करके अलग रखेगी। ये सब झगड़े के कारण है। एक ही अलमारी रखे, 2 की जरूरत हो तो चाबी कहीं टांग दीजिए, या लॉक क्यों रखना है इतना? बोलेंगे नहीं, जो मेड आती है, तो मेड जो आती है वो भी संबंधी है कि नहीं है? इसका मतलब मेड भरोसे के लायक नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं, उसको बाहरी मान रहे हैं, हमको लग रहा भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हम ताला बंद रखते हैं। यानी अभी संबंध भरोसे के लायक नहीं है, उसके लिए कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक ही काम है, ताला। ताला बढ़ाओ, ताला बढ़ाओ,
छोटा ताला लगाओ, फिर बड़ा ताला लगाओ, फिर डिजिटल लॉक लगाओ, फिर डिजिटल सिक्योरिटी लगाओ, फिर कार्ड लगाओ, फिर स्वैप मशीन लगाओ, फिर सीसीटीवी लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर वो लगाओ। जितना लगाते जा रहे हैं उतना भय बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, भय बढ़ता जा रहा है। हमारे पिताजी, हम लोग जब छोटे थे तो जब भी कहीं वीराने में जाते थे और वीराने में कोई आदमी दिख गया तो बड़े खुश हो जाते थे। अब अगर आप जा रहे हैं और वीराना पड़ गया और वहां कोई आदमी दिख गया तो और ज्यादा डर जाते हैं। तो भरोसा लगातार गिरा है, घटा। तो ताले कितने भी लगा ले, सीसीटीवी लगा ले, कुछ भी लगा ले, आदमी का आदमी पे भरोसा नहीं है तो घटना कभी भी घट जाएगी। क्या होता है कलयुग? अब वो ऐसा नहीं रहा पहले वाला जमाना कि हमें किसी के ऊपर भी विश्वास। अरे जमाना हम 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया। आपको क्या लग रहा है बाल सफेद होने से? ये तो रंग लिया है मैंने, जिससे कि लोग हमको बड़ा माने, नहीं तो छोटे बच्चे का सुनते नहीं। भैया मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। इतना अभी कलयुग क्या अभी आया है, कल परसों में? कलयुग क्या होता है? कलयुग क्या होता है? तो जब आदमी के समझ पे काम नहीं होगा, केवल सुविधा पे काम होगा, उसी को कल मतलब जान रहे? कल माने क्या होता है? कल पुर्जे, मशीन का युग, उसी को कल युग बोलते हैं। सुविधाओं का युग, जब हम सुविधा को बड़ा मान लिए, वही कल युग है। हमने सुविधाओं को बड़ा मान लिया, संबंध को छोटा मान लिया, वही कल युग है। कल पुर्जों को बड़ा मान लिया, सुविधाओं को बड़ा मान लिया, आदमी को छोटा मान लिया। घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी वही है। ये शिक्षा विधि से आया। सबसे दुख की बात है कि शिक्षा विधि से आया, सुविधा को बड़ा मानना। ये बाई एजुकेशन आया, आदमी को छोटा मानना, सुविधा को बड़ा मानना। कार पे स्क्रैच नहीं लगनी चाहिए, आदमी को लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कार को स्क्रैच लग जाए तो मार के सर आपका फोड़ देंगे। आदमी का सर फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, कार पे कोई स्क्रैच नहीं लगनी चाहिए। यहाँ आके हम खड़े हो गए। सर एक मूवी में वो हीरोइन होती है, कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाती है, तो देयर इज अ ओल्ड मैन पासिंग बाय, वो आकर पूछता है कि कब्रिस्तान में क्यों बैठी हो बेटी, डर नहीं लगता? तो शी रिप्लाइज कि डर तो जिंदा लोगों से लगता है, मुर्दों से क्या डरना। उसकी भी चर्चा करेंगे आजकल, भूत पिशाच क्या होते हैं। मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं तो भूत पिशाच भी लाए गए यहाँ। तो व्यवस्था संबंध जो है, तो वस्तु और सेवा के लिए हम दूसरों पे निर्भर हैं। वो जो दूसरे हैं जो हमें वस्तु और सेवा प्रदान करते हैं, वो मेरे संबंधी हैं। उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अरे आपके पास पैसा है, 5 रुपया बढ़ा के दे दीजिए, क्यों झगड़ा करते हैं? 5 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। सेवा का कोई मूल्य थोड़ी होता है। नहीं जी तुम्हारा तो 200 रुपए हुआ, कौन सा मीटर लगाए थे जिसमें उसके पसीने बनाते थे कि इतना, इसका 200 रुपए हुआ। उसके स्किल की कीमत अनमोल है, क्योंकि आप वो कर ही नहीं सकते काम, भले ही छोटा काम है। पंखा खराब हो गया, भले ही छोटा काम है, एक कंडेंसर ही जला है, लेकिन आप बदल नहीं सकते। आपको उसकी पहचान नहीं है, आपको उसकी पहचान नहीं है, तो आपके लिए तो वो काम एकदम बेशकीमती हो गया ना। और उसने कहा दिया कि बहन जी 100 रुपए बनते हैं। नहीं तो लूट रहा है, 100 रुपए होते हैं इतने काम के। आप कैसे जान रहे हैं 100 रुपए नहीं होते? कैसे जान रहे हैं आप? आपको कोई पता नहीं 100 रुपए होते नहीं होते, लेकिन आप जबरदस्ती, चूंकि उसने बोल दिया 100 रुपए, तो आप बोलते नहीं तेरे 100 रुपए नहीं होते। तो सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। तो सब क्या आजकल लोग, हम लोग सब अंग्रेज बन गए, अंग्रेजी बड़ी नहीं है जीवन में। अरे अंग्रेज तो आदमी है ना, हम तो आदमी की बात कर रहे हैं, हम अंग्रेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आदमी की बात कर रहे हैं। आदमी को जब
जब आदमी के रूप में नहीं देखते हैं, तब किसी को अंग्रेज देखते हैं, किसी को गोरा देखते हैं, किसी को काला देखते हैं, किसी को ऐसे पूजा करने वाला, किसी को वैसे पूजा करने वाला, कोई ऐसे कपड़े पहनने वाला, कोई ऐसे कपड़े पहन, इसी रूप में हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो व्यवस्था संबंध जो कह रहे हैं, तो वस्तु और सेवा के लिए जितने भी संबंध हमारे हैं वो सभी व्यवस्था संबंध हैं। अब हम मूल्यों की चर्चा करेंगे। मूल्यों की चर्चा पावर पॉइंट से हो नहीं सकती, मूल्यों की चर्चा तो बोर्ड पे ही हो पाएगी, और टीचर जो है उसकी औकात बोर्ड ही है। बिना बोर्ड के तो उसका जमता ही नहीं कुछ। तो कल विश्वास की चर्चा हुई थी, कल विश्वास की चर्चा हुई थी, आज हम लोग सम्मान की चर्चा करेंगे। सम्मान ये क्या होता है? तो अभी जो सम्मान के तरीके हैं वो 4 तरीके हैं: रूप, पद, धन, बल, और एक और जुड़ गया है विशेषज्ञता। विशेषज्ञता एक और जुड़ गया है। मैं पीएचडी हूँ, मैं एमबीए हूँ, मतलब पद नहीं है वो, लेकिन ये मेरी स्पेशलाइजेशन। विशेषज्ञता भी एक सम्मान है। मैं पौधों का विशेषज्ञ हूँ, आदमी का विशेषज्ञ हूँ। भैया मैं हमेशा बल में कंफ्यूज, बल यानी एक तो रूप में आ गया जो शरीर के मसल पावर। तो बल मेरे को तो स्किल के हिसाब से मैं बल को अभी भी पहचान। यहाँ जो कहा गया मसल पावर को कहा गया। रूप मतलब आकार को कहा गया, रूप मतलब आकार को कहा गया, और पद यानी समाज में, इसीलिए इसमें से जो रूप और बल, इन दो को व्यक्तिगत संपत्ति कहा गया। व्यक्तिगत। और पद और धन, इसको कहा गया समाज की संपत्ति, क्योंकि पद हमको समाज में मिलता है। हमारे घर में कौन सा पद है? कुछ नहीं। और घर में पद ले गए तो खतरे में पड़ेंगे, इसकी चर्चा हुई थी। तो समाज की संपत्ति है पद और धन। धन भी सारा हम समाज से ही कमाते हैं। हमारे घर में कौन सा धन कमा पाएंगे? समाज से, समाज के सहयोग से ही धन हम कमाते हैं, मतलब संसाधन इकट्ठा कर पाते हैं। तो रूप मतलब आकार, आयतन, घनत्व, इसको रूप बोलते हैं। पद यानी जो हमको समाज में कोई जगह मिली है उसको पद बोलते हैं। धन यानी जो कुछ भी हमारे पास सुविधाएं हैं, साधन है। और बल यानी हमारे शरीर की जो ताकत है, मसल पावर है, उसको भी दिखा के हम सम्मान पाना ही चाहते हैं। और विशेषज्ञता, कोई हमारी विशेषज्ञता है, उसके आधार पर भी हम सम्मान पाना चाहते हैं। जैसे मैं तो ट्रेन में बहुत यात्रा करता हूँ, साल में कम से कम 20 यात्रा तो करता हूँ, जिसमें से 15 यात्रा 16 यात्रा ट्रेन में ही होती है। क्योंकि जैसे ओवरनाइट जर्नी है तो मैं ट्रेन ही प्रेफर करता हूँ, तो उससे दिन खराब नहीं होता है। अपना घर से निकले, खाना वाना खाए, ट्रेन में सो गए, घर में सोते ट्रेन में सो गए, सुबह जगह तो पहुंच गए। जैसे दिल्ली से यहाँ आना बहुत आसान काम है। रात में खा पी के 8 बजे सो जाइए, सुबह आ जाइए 8 बजे साबरमती उतर जाइए। तो सोना ही था, केवल घर में सोने बजाय ट्रेन में सो लिए। तो कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं ट्रेन में कि हमारे सामने वाली सीट पे बैठे हैं। तो जैसे यहाँ आता हूँ तो राजधानी से आता हूँ, तो ट्रेन में बैठे हैं तो मैं ऐसे बैठा हूँ, सामने वो बैठे हैं। अपना पहले तो सूटकेस वगैरह रखते समय अपना बार बार सूटकेस को देखेंगे, हमको भी देखेंगे और रखेंगे। कुछ महंगे टाइप का सूटकेस, सूट बैग के साथ। उससे भी मैं अगर प्रभावित नहीं हुआ तो मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, तो बार बार कुछ देखेंगे, फिर अपना कपड़ा देखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हमको देखेंगे। तब भी लगता है कि आदमी कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो कुछ फोन मिलाएंगे, मतलब एक आध बार ऐसी घटना हुई है कि फोन भी मिला दिए, और फोन मिला करके फिर बोल
मुझे पता नहीं फोन मिला है नहीं मिला है, मैं जानता नहीं था, फोन थोड़ी चेक करूंगा मिला है कि नहीं मिला है। लेकिन इधर से बात करते सुना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बोल देना कि सेक्रेटरी साहब ने कहा है और ठीक है कोई बात नहीं, आता हूं तो मैं बताऊंगा। उसके बाद फोन रख फिर हमारे तरफ मैं तो जान रहा हूँ ट्रेन में जो भी वो सहयात्री है, वो भी कहीं जा रहा है, हम भी कहीं जा रहे हैं, लेकिन जब तक कोई पद न जाने कुछ और न जाने तब तक पता नहीं चलता। तो बताना चाह रहे थे मैं सेक्रेटरी हूँ, अब मतलब ट्रेन के अंदर भी उनको इज्जत चाहिए वाली सेक्रेटरी वाली, जबकि जैसी सीट पे वो सोएंगे वैसे मैं भी सोऊंगा, जैसी चादर रेलवे उनको देगी वैसी हमें भी देगी, जैसा खाना अगर मैं खाना ट्रेन का खा रहा हूँ तो जैसा खाना उनको मिलेगा वैसा मुझे भी मिलेगा। जितनी ट्रेन हमारे लिए जितनी तेज चलेगी उतनी तेज उनके लिए भी चलेगी, जितना एसी गर्म ठंडा हमारे लिए करेगी उतना उनके लिए भी करेगी, लेकिन फिर भी वहां कोई अलग ट्रीटमेंट होता है। मतलब उनको लग रहा है कि लोग माने कि सेक्रेटरी, जैसे हर शहरों में सैनिक विहार कॉलोनी होती है, आपके अहमदाबाद में है? यहाँ के लोग कम रहे हैं क्या सेना में? गुजरात में कोई सेना बना नहीं है? सेना की कोई सिस्टम है ही नहीं, गुजराती कोई नहीं होगा लेकिन वो बाहर के लोग होंगे, गुजराती लोग ज्यादा सेना में नहीं, ऐसा हमने भी देखा था। तो हमारे यहाँ जैसे गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में कहीं जाएंगे तो आपको सैनिक विहार कॉलोनी मिलेगी। तो मैं जहाँ गोरखपुर में रहता हूँ पूरा एयरफोर्स एरिया है, एयरफोर्स की बाउंड्री के बगल में मेरा घर है। तो उसके बगल में मेरा घर है, तो थोड़ी दूरी पे 1 किलोमीटर के बाद सैनिक विहार कॉलोनी है। तो मैं वहां जाता था तो वहां पर 5 सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, डी, ई, एफ। तो उसमें से सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर ए में सबसे बड़े ऑफिसर रहेंगे, वही लोग खुद अपनी कमेटी बनाते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और वो लोग खुद ही जमीनों को एक्वायर करते हैं, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी किसानों से लेते हैं, फिर बेच के सैनिकों कंपल, उसमें एक मतलब बाध्यता है कि सैनिक या रिटायर्ड सैनिक ही वहां जमीन ले सकता है। ऑफिसर है तो उसको सेक्टर ए में मिलेगा, उससे छोटा ऑफिसर है तो सेक्टर बी में मिलेगा, बाकी एयरमैन वगैरह हैं और सूबेदार हैं और ये है सिपाही हैं मिलिट्री के, तो उनको डी, एफ में मिलेगा, ऐसा करके उन्होंने तय किया। एक बार मैं एक विंग कमांडर से मिला, उन्होंने कहा कि सर मैं समझ नहीं पाता हूँ, यहाँ सेक्टर ए में विंग कमांडर रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे, और बीसी में ये रहेंगे, डी में एयरमैन रहेंगे, ऐसा क्यों किया है? बोले नहीं वो तालमेल नहीं बैठता है, एक तरह के लोग एक सेक्टर में रहते हैं, ठीक रहता है। हमने कहा ये अलग तरह के सोसाइटी बनाने की क्या जरूरत है? जैसे आप 20 साल, 25 साल, 15 साल, 30 साल सेना में रहे, तो सेना में रहने वाला व्यक्ति समाज से वैसे भी कटा रहता है, क्योंकि सैनिक छावनियां तो एक अलग ही जिंदगी है, वो अलग तरह का। तो ऐसी जिंदगी आप जीते हैं, तो अगर रिटायर होकर के आए हैं तो समाज में जीने का एक अभ्यास करना चाहिए। बोले नहीं वो नहीं होगा। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा तो हमारी खुल के बात होती है। हमने कहा क्यों? अभी उनका निधन हो गया 2 साल पहले। हमने कहा क्यों? तो बोले ऐसा है, हम लोग की जो आदत पड़ी रहती है ना, उसका पोषण समाज में नहीं होगा, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। यहाँ तो क्या है कि जब मैं इधर से निकलता हूँ, उधर से कोई एयरमैन आता है, बोलता सर, तब मुझे लगता मैं कुछ हूँ, तब लगता है कुछ हूँ। इसलिए हम लोग ये रचना बना के रखे, मतलब पद नहीं है तो हम कुछ नहीं, ऐसा लगता है। यानी हमारी सारी पहचान क्या है? पद। क्यों? क्योंकि इससे ही हमको सम्मान का पता चलता है, नहीं तो हमको लगता है हमारा सम्मान है ही नहीं। तो पद को बनाते रहना, पद को बताते रहना, पद नया नया अपनी कोई कंपनी बना के उसका सीईओ हो जाना, बोर्ड लगा लेना, गाड़ी पे बोर्ड लगा लेना, घर पे बोर्ड लगा लेना, यही सब काम हम करते रहते। जैसे टीचर्स हमारे यहाँ थे तो लिखते थे शिक्षक बोर्ड के आगे, फिर अब शिक्षक तो सब होते हैं, तो कुछ लोग लिखने लगा गवर्नमेंट टीचर, एक अलग सम्मान हो गया। फिर सरकार ने मना किया कि नंबर प्लेट पे ये सब नहीं लिखा जाएगा, वो लोग कोई अगल बगल लिख लेते हैं शिक्षा विभाग, जैसे लगता विभागी गाड़ी है। तो ये सब चीजें क्या है?
कि हम कोई ना कोई पद से अपने को जोड़ के रखते हैं और हमको लगता है उससे कम में हमारा कोई पहचान नहीं है। इसका मतलब सम्मान किससे जुड़ता है? सम्मान का मतलब पहचान। अब पहचान कैसे? रूप से होगी, ऐसा लगता है। तो रूप की प्रतियोगिताएं भी होती है, रूप से हमारी पहचान होगी। तो रूप को कैसे बनाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, ठीक है, इसके कैसे कैसे पोस्टर बनाया जाए, कैसे कैसे क्या किया जाए, रूप से होगी। पहचान हमारी पद से होगी, पहचान हमारी धन से होगी। तो अलग अलग तरह की गाड़ियां लाना और दूसरों को दिखाना, उसकी चर्चा करना, मकान लेना रखना। अब मान लीजिए यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता किसके पास कितना मकान है, लेकिन अभी कोई बाहर हमसे मिले बोले भैया ऐसा है, मेरा एक मकान, तो आप मेरे यहाँ चाय पीने चलते तो ठीक था। हमने कहा ठीक है भैया, चाय पीने चलूंगा। कहा कितना दूर चलना है? तो ऐसा है, मेरा एक मकान तो यहाँ पास में ही है, एक मकान थोड़ा दूर है, और मैंने 2 मकान और बाहर में ले रखे हैं। और फिर हमको देखे, इनको लग रहा है इनके पास 4 मकान है। ये क्या है? धन के माध्यम से पहचान बताना। फिर अपनी गाड़ी दिखाना, ज्वेलरी दिखाना, कपड़े दिखाना, जूते दिखाना, ये सब दिखा के पहचान बनाना। जैसे हमारे एक रिलेटिव आए तो एक शादी में, तो कुछ उनको स्नैक्स खाने के लिए मिला, तो जूता उता पहने हुए थे। तब कोई शादी विवाह में कोई बैठा तो किसी जूता को देखेगा, कितने का है कितने का नहीं है। अब वो तो महंगा जूता पहने थे, कोई पूछ ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल घटी घटना है, मेरे ही गांव की, मेरे ही सगे की है। नाम नहीं लूंगा, कैमरा ऑन है। बंद कर दीजिए। धन से ही सम्मान पाने का प्रयास। धन ही हमारी पहचान है, पहचान ही सम्मान है। ऐसा हमारे पहचान ही सम्मान है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पहचान क्या चीज है? तो मेरा रूप मेरी पहचान है, तो रूप को बाजार में लाना, मार्केट में लाना। पद मेरा पहचान है, पद को पाने का प्रयास करना, पद की मार्केटिंग करना। धन मेरी पहचान है, तो धन की मार्केटिंग करना, धन को बताना। बल मेरी पहचान है, तो बल की मार्केटिंग करना, बल को बताना मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे पास बहुत ताकत है। इसमें जन बल भी आता है। जैसे हमारे यहाँ ठेकेदारी है, नेता लोग हैं, तो वो क्या करते हैं? सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद जूता और हाथ में गोल्डन घड़ी, नाटकबाजी। इसको क्या बोलते हैं? तो जितना अपने अंदर का खालीपन रहेगा, उतना हमको बाहर से बहुत पेंट पॉलिश करके सामान इकट्ठा करके दिखाना पड़ता है। अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है, अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए बाहर वाला ज्यादा पेंट करना है, ज्यादा वजन ऊपर से रखना है। भाई अगर कोई भरतूट भरा हुआ डब्बा है तो कितनी भी आंधी आए नहीं उड़ेगा, लेकिन खाली डब्बा है तो उसके ऊपर वेट रखना पड़ेगा, तब उड़ने से बचेगा। उसके ऊपर वेट रखना पड़ेगा, उसको किसी चीज से, धागे से, किसी जंजीर से बांधना पड़ेगा, यानी बाहर से ही कुछ करना पड़ेगा। तो जितने लोग बाहर से नाटकबाजी करते हैं, इसका मतलब अंदर से खाली है, अंदर से खाली, अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं। तो ये तो सही है कि पहचान ही सम्मान है, लेकिन मानव की पहचान क्या है? मानव की पहचान क्या है? तो मानव की पहचान है उसकी उपयोगिता। मानव की उपयोगिता ही उसकी पहचान है, और उपयोगिता ही सम्मान है। मानव की उपयोगिता ही मानव की पहचान है, यही उसका सम्मान है। मैं मानव के रूप में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कितना उपयोगी हो पाता हूं, यही मेरी पहचान है, यही मेरा सम्मान है। जैसे इस पेन का सम्मान क्या है? उपयोगिता। अभी मैं पेन उठा के फेंक दिया करूं, एक पेन में ऐसे उठाया और एक बार लिखा और फेंक दिया, क्यों? उपयोगी नहीं था, चल ही नहीं रहा था, मैं उठा के ऐसे फेंक दिया। अभी मेरे हाथ में पेन है, क्यों? उपयोगी है। एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, उपयोगी है। अब ये खराब हो जाए,
उठा के कहीं किनारे रख देंगे, तो उसकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। तो उपयोगिता क्या चीज है? उपयोगिता का मतलब भागीदारी, भागीदारी ही उपयोगिता है। तो मानव की भागीदारी ही मानव की उपयोगिता है, और मानव की उपयोगिता ही मानव की पहचान है, और यही पहचान उसका सम्मान है। इसीलिए सम्मान की जब परिभाषा करते हैं तो इसको बोलते हैं सम प्लस मान। सम यानी जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही। मान यानी मूल्यांकन, जैसा है वैसा ही मूल्यांकन, यही सम्मान है। तो मानव कैसा है? तो मानव अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न जीवन है, शरीर को चलाता हुआ, और वो व्यवस्था में भागीदारी करता है, व्यवस्था में भागीदारी करता है, यही उसकी पहचान है, यही उसका सम्मान है। मानव ऐसा ही है, मानव ऐसा ही है, तो जैसा है वैसा ही मूल्यांकन, यही सम्मान है। अब ये परस्परता में कैसे होगा? तो परस्परता में ये होता है, लक्ष्य का पता रहता है तो सम्मान का पता रहता है। ये लक्ष्य है, मानव के यहाँ पहुंचना है, एक मानव यहाँ पर है, दूसरा मानव यहाँ पर है, ये इसको पहचान ही पाता हमसे आगे है, ये स्वीकृति ही सम्मान है। ये जो पीछे रह गया, पीछे अभी है, पीछे रह गया है किसी कारण से, ये आगे वाले को श्रेष्ठता को पहचान ही पा रहा है, इसकी स्वीकृति ही सम्मान है। परस्परता स्वयं में देखेंगे तो मेरी उपयोगिता ही पहचान, यही सम्मान है। उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं, फिर हम कितना भी रूप पर धर्म बल विशेषज्ञता के साथ बैठे हुए हैं, हम सम्माननीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है, सम्माननीय नहीं है। तो सम्मान हमको कराना पड़ता है। जैसे एक कोई सांसद जीत गए, जीत करके दिल्ली पहुंच गए, सांसद बन गए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जाके वहां शपथ वगैरह ले लिए, लेकर के अब उनको अपने क्षेत्र में आना है, तो वहां से फोन करते हैं, बबलू जी सांसद जी, और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, कल मैं क्षेत्र में आ रहा हूँ। बोले हाँ आइए, ठीक है, मौसम वगैरह अच्छा है यहाँ पर। अब वो फोन ऐसे पटक के बोलते हैं, ये बबलू को ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, इसको समझ ही नहीं आता है कुछ। तो फिर फोन लगाते हैं, हाँ संदीप कैसे हो? जी सांसद जी एकदम बढ़िया हूँ, और शपथ वगैरह हो गया? बोले हाँ जी हो गया। बोले बस कल क्षेत्र में आ रहा हूँ। अच्छा क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आइए सब इंतजाम हो जाएगा। बोले ये समझदार है। अब वो क्या करता है, तो रेलवे स्टेशन पे 150 लोगों को लेकर के जाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माला मेरा नेता कैसा हो, माला पहनाता है। फिर जब रास्ते में जाते हैं तो जगह जगह उनका नागरिक सम्मान होता है, टेंट लगा लगा के, मंच लगा लगा के, तब उनको लगता है, जबकि सांसद हो चुके हैं, जीत चुके हैं, पद भी मिल चुका है, लेकिन महसूस नहीं हो रहा सम्मान, तो अपने से आयोजना करके जगह जगह नागरिक सम्मान करवा रहे हैं। और नेताओं की फोटो अगर अखबार में नहीं 2 दिन निकलती है तो अवसाद में चले जाते हैं। मेरे घर में भी ऐसे, मुझे पता है, 2 दिन अगर उनकी फोटो नहीं छपी, 2 दिन उनका कोई खबर अखबार में नहीं आया, तो पत्रकार को बुला के उसको पैसा देते हैं, 2000 रुपए रखो, कल कुछ निकाल दो। वो पैसा दे के निकलवाते हैं अपना फोटो, अपना न्यूज। उनको नींद नहीं आती। 3 दिन बीत गया यार, कोई न्यूज मेरे बारे में आई नहीं, मेरा फोटो छपा ही नहीं। अब क्या चीज है, जबकि पद मिला हुआ है। मेरे भाई का जब चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मेरा कोई बहुत इंटरेस्ट था नहीं। एक दिन संडे की छुट्टी थी तो मैं भी चला गया उसके चुनाव कार्यालय में, कि भाई ये ना सोच दे कि देखो ये तो इतने बड़े हो गए कि कभी आए भी नहीं, झांकने भी नहीं आए। अभी 2022 की फरवरी की बात है, तो मैं भी चला गया संडे के दिन। तो उसी समय मैं बैठा हुआ था, और वो था नहीं, क्योंकि बीजेपी बहुत प्रोफेशनल पार्टी है, मतलब इसमें बहुत प्लान्ड वर्क है पूरा। मतलब जैसे ये सब सम्मान के टोटके हैं, सम्मान के लिए नाटकबाजी है, सम्मान के लिए एक्टिंग है। ये एक्टिंग है, नाटकबाजी चलती नहीं है, अंत में हम दुख में जाते हैं।
ये एक समय के बाद हमको अधूरा लगता है, एक समय के बाद कम लगने लगता है, फिर कम लगने लगता है। पद से अगर हमको सम्मान मिल रहा है तो पद किसी का हमेशा नहीं रहेगा। रूप से सम्मान मिल रहा है, रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। धन से सम्मान मिल रहा है, आपसे ज्यादा धन किसी के पास है ही। बल से सम्मान मिल रहा है, ये एक जैसा नहीं रहेगा। विशेषज्ञता से सम्मान चाहते हैं, आपसे बड़े विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। सम्मान कितना चाहिए? निरंतर। ये सारी चीजें कोई भी निरंतर नहीं है, इसलिए इससे पाने का सम्मान कोई भी कोशिश करेंगे वो नाटकबाजी ही कहलाएगी। वो कहीं न कहीं जाकर के मुझे ही पीड़ा में ले जाएगी, अतृप्ति में ले जाएगी, दुख में ले जाएगी, खालीपन में ले जाएगी, बेचैनी में ले जाएगी, अवसाद में ले जाएगी, परेशानी में ले जाएगी। हम खुद ही नहीं समझ पाते हुआ क्यों। हुआ इसीलिए है कि हम कोई अनिरंतर चीज से निरंतर चीज पाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही हुआ है, छोटी सी घटना हुई। जो चीज अनिरंतर है उससे हम कोई निरंतर चीज पाने का प्रयास कर रहे थे, इतनी छोटी सी घटना। तो सम्मान सम्मान जैसा है वैसा ही मूल्यांकन। तो मानव कैसा है? तो मानव जीवन है, शरीर को चलाता है, जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूँ, दूसरा भी मानव अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। तो मैं भी मानव हूँ, दूसरा भी मानव है। होने के रूप में मैं भी मानव, दूसरा भी मानव। मैं भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न, दूसरा भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न। फिर अंतर क्या है? अंतर है समझ में ही अंतर है। कोई ज्यादा है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई कम है। जो ज्यादा है उसको पहचान पाना, उससे अपने अंदर ही सम्मान का स्वाद आता है। अब ये अभ्यास क्यों है? सम्मान का, श्रेष्ठता को पहचानने का अभ्यास क्यों है? क्यों कराया जाता है? कि जब हम श्रेष्ठता को पहचान पाते हैं तो मेरे अंदर ही सम्मान का स्वाद आता है। यानी उस सम्मान को मैं अपने अंदर ही पहचान पाता हूं। उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमको लगेगा जो आगे है उसका सम्मान करना है। एक करने वाला काम ही नहीं आदमी का। जैसे ही मैं दूसरे की श्रेष्ठता को पहचान पाता हूं, मेरे अंदर ही सम्मान का स्वाद आता है, आस्वादन आता है। उससे मैं अपने अंदर ही सम्मान को पहचान पाता हूं। उससे मेरा ही कल्याण होता है, दूसरे का कुछ नहीं होता। मैं किसी का सम्मान करता नहीं हूं, किसी को श्रेष्ठ पाता हूं, उसको स्वीकारता हूं, तो मेरे अंदर ही सम्मान का स्वाद आता है, मेरे अंदर ही आता है और मुझे उसकी खुशी होती है। दूसरे को क्या हुआ वो जानेगा, मुझे उसकी खुशी होती है। और मैं फिर तो सम्मान में शिष्टता सम्मान की है सौहार्दता। मैं सौहार्द होता हूं, यानी श्रेष्ठता को पहचान करके उसके लिए पूरक हो जाता हूं, उसके लिए अवसर हो जाता हूं। मैं उसके लिए अवसर हो जाता हूं, वो मेरे लिए पूरक हो जाता है। हर नेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ के लिए अवसर है, यानी कम समझा हुआ अधिक समझे के लिए अवसर है। वो जितना समझा है उसको इस पे जांच सकता है, इसको आगे ले जाने में मदद कर सकता है। तो इसके लिए ये अवसर है और ये इसके लिए पूरकता में है। मतलब ये अवसर है इसके लिए और ये इसको लिए पूरक है, मतलब इसको साथ चल के वो आगे बढ़ सकता है। इसको देखते हुए माने अब आगे और मूल्य आएंगे तो क्या क्या अभ्यास इसमें होता है उससे निकल जाता है। तो श्रेष्ठता को पहचानना, श्रेष्ठता को स्वीकार पाना, इसी को बोल रहे हैं सम्मान, इसी को बोल रहे हैं सम्यक मान, इसी को बोल रहे हैं सही मूल्यांकन, इसी को बोल रहे हैं मानव को पहचानना, मानव की उपयोगिता को पहचानना, यानी मानव की भागीदारी को पहचानना, यानी कि मानव में व्यवस्था को पहचानना। इसी को बोल रहे हैं पहचान पहचान पहचान, इसी को बोल रहे हैं सम्मान। हाँ, जैसा है वैसा ही मूल्यांकन है तो अपमान है ही नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है कि जैसा है वैसा मूल्यांकन नहीं है, वही अपमान है। और जो श्रेष्ठ है उसके लिए क्या? नेष्ठ के लिए है? जैसे अभी बताया कि नेष्ठ के लिए जो श्रेष्ठ है उसके लिए सम्मान, उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। ये तो मामला फंस रहा है, उसके लिए नहीं है। जब मैं किसी को श्रेष्ठ पहचानता हूं
तो उसको स्वीकार पाता हूँ तो मेरे अंदर ही सम्मान आता है। हाँ, वो बराबर है। उससे भी बड़ा कोई श्रेष्ठ है, पर उसको वो पहचानता है। श्रेष्ठ के लिए, नेष्ठ के लिए क्या है? हाँ वही, तो वो भी सम्मान ही है, वो भी सम्मान ही है कि वो जैसा है वैसा उसको देख पा रहा है, वो भी सम्मान ही है। सम्मान जैसा है वैसा उसको देख पा रहा है, और उसको फीलिंग जो होती है श्रेष्ठता के प्रति, वो उससे श्रेष्ठ कोई है ही है। श्रेष्ठतम हो गया तो फिर सम्मान की फीलिंग उसमें बनी हुई है, फिर अलग से ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, पहचानने की जरूरत ही नहीं। मतलब इसमें आपका जो प्रश्न है सबको पकड़ में आया? क्या कह रहे हैं कि जो बड़ा है उसको देख करके जो छोटा है उसमें तो सम्मान का भाव आया, अपने अंदर ही आया, लेकिन जो बड़ा है वो छोटे को देख के उसके अंदर क्या आ रहा है? ठीक है, तो उसके जो नेष्ठ है उसके प्रति दया का भाव आता है। दया का मतलब ये नेष्ठ है, ये भी साथ चल सकता है, उसके दया का आस्वादन होता है, वो भी सम्मान ही है। दया भी सम्मान, मैं आप पे दया कर रहा हूं, ये सम्मान ही है। एक्चुअली जब मूल्यों को देखते जाएंगे तो जैसे बोला था जीवन क्रिया अभाज्य है, जीवन क्रिया अभाज्य है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ही मूल्यों का जब पूरा भी करेंगे तो आपको दिखेगा मूल्य भी अभाज्य है। इसको केवल अलग अलग करके हम समझ रहे हैं। ठीक वैसे ही ये जो मूल्य है ये अलग अलग मिठाइयों के नाम है। मिठास तो चीनी के कारण ही, मिठास तो शक्कर के कारण ही है। वो शक्कर को पहचान जाते हैं, ये शक्कर को पहचानने के लिए सारा अभ्यास है। अभी उस शक्कर को नहीं पहचान रहे इसलिए अभी अभ्यास है, तो विश्वास, सम्मान, स्नेह सब अभ्यास कर रहे हैं। एक बार शक्कर पहचान में आ जाए फिर वो मेरे में ऑटो मोड में रहता, फिर अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर प्रेम ही व्यक्त होगा, उसी में सारे मूल्य समा जाते हैं। आज शाम तक हम लोग मूल्यों की जर्नी करेंगे, मूल्यों का ही पे ही ध्यान देंगे, मूल्यों की ही जर्नी करेंगे, प्रेम तक पहुंच करके रहेंगे यार, मानेंगे नहीं हम लोग। हाँ, तो प्रेम जब समझ जाएंगे तो प्रेम में डूबेंगे, प्रेम रोगी नहीं होंगे। एक फिल्म था प्रेम रोगी, प्रेम भी है और रोगी भी है। ऐसे ऐसे गाने लिख दिए, काहे काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना। अब आप में से कौन दुख को साथी बनाना चाहेगा? दुख को साथी बनाना चाहेंगे, लेकिन गाना तो गा दीजिए भैया। हाँ जी, दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार कर देते हैं और सम्मान, तो फिर हमारी श्रेष्ठता तो रह जाएगी। हाँ, तो दूसरों की श्रेष्ठता को स्वीकार पाते हैं, उसका मेरे अंदर स्वाद आता है, उसी को सम्मान बोल रहे हैं। तो स्वाद मैं ही ले रहा हूं सम्मान का, और मेरी श्रेष्ठता क्या है कि मैं उसके जैसा होना चाहता हूं। अभी आगे मूल्य आएगा उसके आगे वाला, कि दूसरों की श्रेष्ठता को पहचान के करना क्या है, अचार डालना है कि मुरब्बा बनाना है। हाँ, अभी उसका अचार मुरब्बा भी निकालेंगे। अभी तो पहचाना तो ये स्वीकृति है, पहचाना तो स्वीकृति है, श्रेष्ठता को पहचाना इसकी स्वीकृति, पहचान है केवल, इसको सम्मान बोल रहे हैं। श्रेष्ठता को पहचाना ये सम्मान है। ऐसा मैं भी होना चाहता हूं, यही श्रद्धा है। श्रेष्ठता को मैंने पहचाना है, ये सम्मान है। वैसा मैं होना चाहता हूं, इसकी स्वीकृति है, यही श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। ऐसा मैं होना चाहता हूं, इसकी स्वीकृति श्रद्धा है। इस मंजिल तक पहुंचना है, इसी के अर्थ में श्रेष्ठता है। अगर ये मंजिल नहीं पता है तो फिर श्रेष्ठ नेष्ठ कोई पता ही नहीं चलता, फिर इसी आधार पे पता चलेगा, रूप पर धन बल के आधार पे। जब मंजिल का पता है तभी श्रेष्ठता की पहचान है। श्रेष्ठता को पहचान लिया, यही सम्मान है। अब उसके जैसा मुझे होना है, इसकी स्वीकृति हो गई, ये श्रद्धा है। फिर मंजिल तक ये जाने के अर्थ में श्रेष्ठ है, और मुझे लग रहा है मंजिल पहुंचे हुए भी लोग हैं, मंजिल पहुंचे हुए भी लोग हैं। जैसे नागराज जी ने घोषणा किया, तो मंजिल पहुंचे हुए भी लोग हैं,
ये मुझे जब पहचान आता है तो मैं गौरवता से भर जाता हूँ। मेरे अंदर एक उत्साह आता है, उमंग आता है कि एक आदमी जो यहाँ था वो यहाँ पहुंचा है, मैं भी आदमी हूँ, मैं तो यहाँ से यहाँ तक आ गया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। ये जो मेरे अंदर उत्साह आता है, उमंग आता है, इसी को गौरव बोलते हैं। अब इसके लिए कार्यक्रम क्या क्या बनेगा, इस रिश्ता को पहचाना तो क्या बनेगा, इसके जैसा होना है तो क्या बनेगा, जो गौरवता आती है तो मेरे अंदर क्या होता है, ये सब करेंगे खाना खाने के बाद।